चलिए, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। आंखें कोमलता से बंद, कमर बिल्कुल सीधी। सिर्फ इस क्लास में उपस्थित इधर उधर की सब बातों से दूर होकर के अपनी इस क्लास में केंद्रित। लंबी गहरी सांस लेंगे और आराम से छोड़ेंगे। एक बार और लंबी गहरी सांस लेंगे और आराम से छोड़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। अपने परम पिता परमात्मा की छवि अपनी आंखों के सामने उपस्थित करके अपने परम पिता परमात्मा को याद करेंगे। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, एंजल्स की ऊर्जा, स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, आप सभी को मेरा त्रिकाल त्रिबार बारंबार बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन। जितने भी लोग इस क्लास में उपस्थित हुए हैं उन सबको, उनके परिवार को, उनके माता पिता को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को और मुझे स्वयं को भी आत्मा प्रणाम। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। कल हमने आप सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। स्वाति दीदी म्यूट कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हंसा जी, गीता दीदी, किरण भैया, नीलिमा दीदी, वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए, कल हमने ये जाना था कि एक ऊर्जा है जो मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है। पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऊर्जा है, चारों तरफ एक ही ऊर्जा है। किसी जीव में भी है, अजीव में भी वही ऊर्जा है। तो अगर सब में एक ही ऊर्जा है तो क्या ईश्वर अलग है? बताइए। अगर ईश्वर में भी वही ऊर्जा है, वही ऊर्जा मुझ में भी है, वही ऊर्जा आप में भी है, वही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में है, अगर हम सब एक ही ऊर्जा हैं तो क्या भगवान अलग हैं? बताओ, क्या भगवान अलग है? ठीक है, मतलब भगवान तो एक ही है। भगवान, भगवान तो एक ही है। ठीक है, अल्लाह भी एक है, महावीर भगवान भी एक है, कृष्ण जी, रूप अनेक सब है। एक है। रूप अनेक है। रूप अनेक है, लेकिन मैं कह रही हूं, मेरे कहने का मतलब है, अगर ईश्वर में वो ऊर्जा है, वही ऊर्जा मैं बोल रही हूँ, वही ऊर्जा आपके अंदर है, तो क्या आप में जी। और उस ईश्वर में कोई फर्क है? अगर हम सब एक ही ऊर्जा हैं तो क्या उसमें और आप में कोई फर्क है? क्यों फर्क ये बोला है कि हम जाता गलत, है अपने भीतर देखो? ठीक है। इसलिए कि हम पहचान सकें, भगवान को पहचान सकें अंदर ठीक है। उन, और जो गलत काम करते हैं उनसे बच सकें। ठीक है, देखिए, अगर मैं ये कहती हूं कि हम सब में एक ही ऊर्जा है तो ईश्वर अलग है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है, वही ऊर्जा है। हम भी पंच तत्वों से मिलकर के बने हैं, ईश्वर भी वही पंच तत्वों से मिलकर के बने हैं, पूरे ब्रह्मांड में वही पंच तत्वों से मिलकर के पूरा ब्रह्मांड बना है। ठीक है, आपके अंदर भी वही ऊर्जा है, वही पंच तत्व है, भूमि, गगन, अग्नि, वायु, आकाश। भगवान में भी वही पंच तत्व हैं, भ से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु, न से नीर। भगवान भी वही है, आपके अंदर भी वही पंच तत्व हैं, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के बना है। तो वो ईश्वर, वो परम पिता परमात्मा जिसे हम अलग मानते हैं, वो अलग नहीं है, वो हम ही हैं। ठीक है, आप एक चींटी में देखोगे वो भी वही पंच तत्व हैं, एक पौधे में देखोगे पौधे में भी वही पंच तत्व हैं, उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के वो पौधा बना है। उसको
अच्छी उपजाऊ मिट्टी मिली है, ठीक है, उसमें सीड बना है, उसकी जड़ें धरती में जाती है, फिर वो ऊपर निकलता है, आकाश में मिलता है, धूप उसके ऊपर गिरती है, उसको ऊर्जा मिलती है, हम पानी देते हैं, और हवा, उस वो भी उन पंच तत्वों से मिलकर के ही बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम सब में एक ही ऊर्जा है, हम सब पूरी ब्रह्मांड पूरी प्रकृति उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के बनी है, तो हमें पहली चीज इस चीज को मानना होगा कि उसमें, मुझ में, आप में, एक चींटी में, एक हाथी में, एक पौधे में कोई फर्क नहीं है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी साइंस। हम सब में एक ही ऊर्जा है। ठीक है, आप, इसीलिए बोला जाता है आप चींटी को भी मारोगे तो उसको भी दर्द होगा। ठीक है, हम उसको जीव मान रहे हैं, हमारी जैसी ऊर्जा मान रहे हैं। ठीक है, तो हर जीव में, हर जीव एक ही ऊर्जा से मिलकर के बना है, हम सब में एक ही ऊर्जा है। तो हमें सिर्फ एक बात माननी है कि वो परमपिता परमात्मा और हम में कोई अंतर नहीं है। वो हमसे सीनियर है, हम उनसे जूनियर हैं। वो उस रास्ते पर निकल के अपनी ऊर्जा को एक स्थान पर दे चुके हैं। वो, अच्छा एक बात बताओ, आप कहते हो कृष्ण जी भगवान हैं, उनकी ऊर्जा कहाँ है? ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। ये ऊर्जा का दूसरा नियम है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। ऊर्जा सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है, वो सिर्फ बदलती है। वो नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में सिर्फ बदलती है। ठीक है, तो कृष्ण भगवान जो हैं, जिनको हम बोलते हैं उनको मोक्ष हो गया, उनकी ऊर्जा कहाँ है? बताइए, उनकी ऊर्जा कहाँ है? हम जिन्हें बोलते हैं हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, जिनकी डेथ हो गई है, जो पितृ बन गए हैं, हम पितृ बोलते हैं उनको, उनकी ऊर्जा कहाँ है? कहाँ है ये सारी ऊर्जाएं? एनर्जी ब्रह्मांड में। खत्म नहीं होती है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं उनका स्थान है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म जगत। कि सारी जो एनर्जीज है वो कहाँ पर उपस्थित है? एक सूक्ष्म जगत में, जो हमारे ही जैसा जगत है, लेकिन वहां पर कोई, आप किसी ऊर्जा को वहां पर देख नहीं सकते। वहां पर सूक्ष्म जगत ही, उस जगत का नाम सूक्ष्म जगत है, वहां पर सारी ऊर्जाएं विद्यमान है। ठीक है, उनमें से कुछ ऊर्जाएं किसी की मदद करती हैं, कुछ ऊर्जाएं किसी को अपने कर्म का दंड देने के लिए आती हैं, कुछ ऊर्जाएं जो है, जो मोक्ष हो चुका है, उनकी भी ऊर्जा है, और वो वहां पर उपस्थित है, जिनको हम बोलते हैं मोक्ष। मोक्ष क्या होता है? जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। बट ऊर्जा तो है। कितने लोग अग्री करते हैं मेरी इस बात से? ये चीज किसको समझ में? देखिए रे, एनर्जी साइंस का ये मेन चीज है। आप ये समझो, कल आपकी कोई क्लास नहीं थी, आज से क्लास शुरू हुई है। ये चीज किस किस को समझ में नहीं आई? हैंड रेस करके पूछ सकते हो। है कोई जिसको ये चीज समझ में नहीं आई? ये जो तो कॉस्मिक एनर्जी अगर, बोलते हैं, ये इसका क्या मीनिंग है? क्या चीज? कॉस्मिक एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी। आप पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहे हो? कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड। कॉस्मिक क्या है? ब्रह्मांड, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। पूरे ब्रह्मांड में वही ऊर्जा है। अभी तक देखो, आप सब लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है, हमने देखा बचपन है। में सबने करा है। सूरज की रोशनी जैसे उस मैग्नीफाइंग ग्लास पे पड़ती है, वो एक जगह केंद्रित होकर के उस जगह को ऊर्जा देती है। हम्म, हम सबने प्रैक्टिकल किया हुआ है, हम यही करते हैं। हम एज अ हीलर यही करते हैं, आप भी यही करोगे। हम एक डिटेक्टर है, हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। हम पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को एक जगह केंद्रित करके उस पर्टिकुलर जगह पर डालते हैं जहां पर प्रॉब्लम है, और वो जगह हील हो जाती है। आपने देखा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, आपने सूरज के नीचे उस मैग्नीफाइंग ग्लास को रखा, उस ऊर्जा को, आप कॉटन को धूप में रख दो, वो कभी भी नहीं जलेगी। लेकिन अगर आप उसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दोगे, तो वो जल कॉटन जाएगा। जलना शुरू हो जाती है। जल जल जाएगा। क्यों जाएगी। जलती है? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को उस मैग्नीफाइंग ग्लास ने एक जगह एकत्रित करके पर्टिकुलर उस कॉटन के ऊपर डाला, और कॉटन जल गई। जल गया। जल गए। हम यही करते हैं। हम उस कॉस्मिक एनर्जी को सिंबल्स के थ्रू
एक जगह केंद्रित करके वहां पर डालते हैं और वहां पर वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसका प्रैक्टिकल हम आज करेंगे, मैं दिखाऊंगी आपको। ठीक है, हम यही कर रहे हैं बस। अगर ये चीज समझ में आ गई तो मान लो आप हीलर बन गए, डॉक्टर बन गए, बस कल से परसों से सर्जरी करना शुरू करना है आपको। सर्जरी नहीं, अभी तो आप जनरल फिजिशियन बनोगे, सर्जरी तो थर्ड लेवल में करोगे। हम्म। तो मतलब आपने क्लासेस अटेंड कर ली, आप जनरल फिजिशियन बन गए, बस आपकी डिग्री आनी बाकी है, और वो डिग्री मिलेगी आपको फोर्थ डे। ठीक है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो हम यही करते हैं, हम उस एनर्जी को एकत्रित करके एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसको उस पर्टिकुलर जगह पे भेजते हैं जहां पर उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो राइट। मेरा पॉइंट ये था कि अगर वो ईश्वर और हम एक ही हैं, ठीक है, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो। आप उसको ये बोल सकते हो कि ये भगवान महावीर की ऊर्जा है, आप उसको बोलते हो ये कृष्ण की ऊर्जा है, आप उसको बोलते हो ये अल्लाह की ऊर्जा है, आप उसको बोल सकते हो जीसस की ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा सब एक ही है। जब आप में और मुझ में ही फर्क नहीं है, जब मुझ में और चींटी में फर्क नहीं है, तो उसमें और मुझ में फर्क कैसे हो गया? तो आप उसको नाम कुछ भी दे दो, आप उनको विष्णु जी की ऊर्जा बोलो, आप उनको शिव जी की ऊर्जा बोलो, आप उनको भगवान महावीर की ऊर्जा बोलो, आप उनको ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा बोलो, किसी की भी ऊर्जा बोलो, ऊर्जा एक ही है। ठीक है, तो अगर आप उसको सुपर नेचुरल पावर बोल सकते हो कि ये सुपर नेचुरल पावर है, कॉस्मिक हीलिंग है, प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, रेकी है, शिव जी की ऊर्जा है, ब्रह्मा ब्रह्मा जी की ऊर्जा है, विष्णु जी की ऊर्जा, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अगर वो ऊर्जा हम एक ही ऊर्जा मान रहे हैं, तो अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आपके परम पिता परमात्मा, आपके ईश्वर जो आपसे सीनियर हैं, उन्होंने अगर आपको ये बोला, अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में जो आपके पिताजी हैं, जो आपके दादाजी हैं, उनकी जायदाद किसकी है? किसकी है? उनके बच्चों की? उनके बच्चों की है। तो अगर वो परमपिता परमात्मा है तो उनकी जायदाद किसकी है? हमारी है। इसीलिए मैंने कल बोला था, ये सब पे हमारा अधिकार है। संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण समृद्धि, संपूर्ण सुख, इन सब पे हमारा अधिकार है। लेकिन हम यही भूल गए कि हमारे पिताजी के पास में जायदाद का भंडार है। हम अभी भी लोकल चीजों की तरफ भाग रहे हैं, हम ब्रांडेड चीजें पहनना ही भूल गए, क्योंकि हमें डालडा खाने की आदत हो गई है, हम देसी घी खाने की आदत ही नहीं रही हमें। हम भूल गए कि देसी घी भी कुछ होता है। अब हमने क्या करा, डालडा घी खाने की आदत कर ली, आदत डाल ली। अब वो आदत कैसे पड़ी? वो आदत पड़ी आपके बिलीफ सिस्टम से, आपके आजू बाजू के समाज से। आपके समाज ने बोला तू बहुत मोटी है, तू बहुत काली है, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम धरती पर बोझ हो, बेटा जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। ये क्या है? ये डालडा घी है, जिसकी हमने आदत डाल ली। हम भूल गए कि हमारे परम पिता परमात्मा के पास में संपूर्ण स्वास्थ्य है। हमने गलत चीजें खा खा के अपनी बॉडी को खराब कर लिया। हमारे परम पिता परमात्मा के पास में संपूर्ण समृद्धि है, लेकिन हमने डालडा खाया कि बेटा तुम, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम कुछ खरीद सकें। अपनी औकात में रह करके बात करो, अपनी औकात से बाहर मत जाओ, जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारो, बेटा उस होटल में जाना अपनी औकात के बाहर है। ये सब क्या है? डालडा घी है। संपूर्ण समृद्धि हमारा अधिकार है। हमने डालडा घी खा करके हम ब्रांडेड को, घी को, देसी घी को खाना भूल गए। तो हमारी जो प्रॉब्लम है ना, वो कहाँ से आ रही है? दो चीजें हैं। आपका खान पान, हालांकि देखो रूट कॉज चार तरह की रूट कॉजेज होती है, आपकी पास्ट लाइफ की भी होती है, आपकी कार्मिक की भी होती है, लेकिन फर्स्ट सेकंड लेवल में हम दो रूट कॉज की बात करते हैं जो आपकी 70-80% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। ठीक है, और वो दो रूट कॉजेस हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जिसके अंदर ये पुराने बिलीफ्स पड़े हुए हैं, और दूसरा आपका अंदर इंटरनल बॉडी। ठीक है, तो हम रेकी में क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड लेवल में आप इन दो चीजों पर काम करते हो। समझ आ रही है चीज? अगर हम उस परमपिता, देखो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, अगर आपने ये
बेस कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आप आगे चीजों को नहीं कर पाओगे। ये चीज सबको क्लियर है क्या? कोई है जिसको नहीं है क्लियर तो हैंड रेज कर लीजिए, ये अनम्यूट दोबारा कीजिए, बताइए मैम, पूछिए। दोबारा बताएं कॉज। कॉज दो हैं। देखिए, अगर हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं तो फिर हम परेशान क्यों हैं? हम चिंतित क्यों हैं? हम गरीब क्यों हैं? हम अशांत क्यों हैं? अगर वो हमारा परमपिता परमात्मा है तो उसके उत्तराधिकारी कौन है? हम। हमें। हम सब एक ही एनर्जी हैं। आप भी हो, मैं भी हूं। तो उनके पास जायदाद है, संपूर्ण सुख की जायदाद है। अब हमने क्या करा? हमने संपूर्ण सुख की जगह हमने क्या चूज किया? डालडा घी। ठीक है। यस। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमारे बॉडी में कितने सारे दादाजी बैठे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है कि दादाजी के पास में कितना कुछ भंडार है, और हम जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम सब एक ही एनर्जी हैं। ठीक है। जो ईश्वर के पास में है वही हमारे पास में भी है, लेकिन हमने कुछ चीजों की वजह से, अपने खान पान की वजह से, अपने कुछ बिलीफ सिस्टम की वजह से हमने उस संपूर्ण समृद्धि को तो इग्नोर कर दिया और हम डालडा की तरफ खिसक गए। क्योंकि डालडा पाना आसान है, देसी घी खाना थोड़ा सा मुश्किल है, महंगा है देसी घी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हम खा नहीं सकते, हम खा सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया? शॉर्टकट अपनाया। और ये शॉर्टकट कैसे अपनाया? बचपन से अपना रहे हैं। हमारे मम्मी पापा ने डाल दी, कुछ हमारे समाज ने डाल दी, तू बहुत काला है, तू बहुत मोटी है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। ठीक है। तो बहुत सारे पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस में है, हमारे बिलीफ सिस्टम में है। और दूसरा जो रीजन होता है वो होता है आपकी इनर बॉडी। हम दो चीजों पर, इस लेवल में हम दो चीजों पर काम करेंगे जो आपकी 70 to 80% प्रॉब्लम्स को हील कर देगा, अगर आपने इन दो चीजों पर काम कर लिया तो। ठीक है। ओके। दूसरी चीज आती है, अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे आप जब बचपन में छोटे थे, या अब आप बड़े हो गए और अगर आपके बच्चे हैं तो वो, अगर उनको कोई चीज मांगनी होती है तो वो कैसे मांगते हैं आपसे? कुछ जिद बच्चे करते हैं। जिद्दी करते हैं, कुछ बच्चे जिद्दी करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं, पापा देखो ना ये कितना प्यार से प्यारा लग रहा मांगते, है। वो प्यार ये से नहीं मांगते। बोलेंगे कि हमें दे दो, है ना। वो ये नहीं बोलेंगे कि हमें दे दो। वो क्या बोलेंगे? पापा ये बहुत प्यारा लग रहा है। ओके बेटा, आपको बहुत प्यारा लग रहा है, तो पापा उसके लिए सरप्राइज ला के देते हैं। अरे पापा, खुश हो जाती है वो बच्ची कि अरे पापा ये तो मैंने मार्केट में देखा था, मुझे बहुत पसंद था, आप लेके आ गए, थैंक यू सो मच। हमें मांगना ही नहीं आता। वो परम पिता परमात्मा बैठा है, उसके पास में इतना कुछ है, हम जाते हैं, हे भगवान बस मुझे एग्जाम में पास करा देना, मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, लड्डू चढ़ा के जाऊंगी आपको। हे भगवान मेरे घर में बस कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, मेरे घर में कैंसर नहीं आना चाहिए, भगवान बस मुझे बचा लेना, मेरे घर को बचा लेना। ये हमारा मांगने का तरीका है। हमारा तरीका ही गलत है, हमें मांगना ही नहीं आता। तो हम मांगना सीखेंगे। जिस दिन आप मांगना सीख जाओगे ना, तो वो बैठा है, अरे ये मेरी बच्ची ने ये मांगा है, तथास्तु। जो मेरी बच्ची ने बोल दिया, तथास्तु। ईश्वर के पास सिर्फ तथास्तु करने के अलावा कुछ नहीं है। पेरेंट्स के पास में अगर सब कुछ होता है ना, तो वो क्या अपने बच्चों को मना करेंगे किसी चीज के लिए? गलत होगा तो वो देंगे ही नहीं। और अगर अच्छा होगा तो वो सिर्फ उनकी एक मुस्कुराहट पे, उन्होंने अगर इच्छा जाहिर कर दी तो वो उनको ला करके दे देंगे। होता है नहीं होता है? भैया बोल के बताइएगा, मैं मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगी, क्लास का फ्लो छूटता है। यस। ठीक है। तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज ये कि हम सब एक ही ऊर्जा है। दूसरी चीज ये कि उनकी संपत्ति पर हमारा पूरा अधिकार है, मैं उनका अधिकार। उत्तराधिकारी हूँ, उनके पास जो कुछ भी है उस पर मेरा अधिकार है। तीसरी चीज, मुझे मांगना आना चाहिए। ये तीन पॉइंट किस किस को समझ में आ गए? अगर आप ये जान जाते हो तो आप खुद चमत्कार करने लग जाओगे, क्योंकि वो शक्ति भी आप ही के पास है। वो शक्ति आप ही के पास है, आपके अंदर छुपी बैठी है, वो सो गई है ना। डालडा घी हमने साइड में रख दिया है। अब वो डब्बे में कहीं पीछे, डब्बा, वो डब्बा ना पीछे खिसक गया, देसी घी वाला, क्योंकि डालडा घी वाला आगे आ गया। तो जब हम इन चीजों पर काम कर लेते हैं, जब हम अपनी
गाड़ी के ड्राइवर खुद बन जाते हैं। अभी तक हमारी गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम पीछे बैठ के सो रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर को कोई डर ही नहीं है। ड्राइवर को पता है, बोले कि अभी तो सेठ जी सो रहे हैं, तो ठीक है। अब वो गलत रास्तों से लेकर के जाता है, रैश ड्राइविंग करता है, वो कहीं पे भी गाड़ी ले जाता है, क्योंकि उसको पता है सेठ जी पीछे सो रहे हैं। लेकिन अगर उसको ये पता है कि सेठ जी जाग गए, तो वो रैश ड्राइविंग करना बंद कर देगा। लेकिन अभी भी वो चलेगा तो अपने ही दिमाग से, है ना। वो बोलेगा कि नहीं सेठ जी, ये शॉर्टकट है, ये रास्ता खराब है, आज यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। उस वो जो बोल रहा है वो आपने मान लिया, बोले आज यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, अपन इस रास्ते से चलेंगे। अभी भी गाड़ी कौन चला रहा है? वही चला रहा है। जब तक आप आगे नहीं बैठोगे, म्यूट रखिए प्लीज, कोई भी अनम्यूट नहीं करेंगे। जब तक आप आगे नहीं बैठ के स्टेयरिंग खुद के हाथ में नहीं लोगे, तब तक वो ड्राइवर गाड़ी चलाता रहेगा, और आपकी लाइफ किसके अकॉर्डिंग चल रही है? उस ड्राइवर के अकॉर्डिंग चल रही है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। तो जिस दिन आप अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में ले लोगे, जिस दिन आप अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग खुद पकड़ लोगे आगे बैठ करके, तो आप क्या बनोगे? अपनी लाइफ के क्रिएटर। आपके डिसीजंस आपके होंगे, आपके रास्ते आपके होंगे। ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ का ड्राइवर बनना पड़ेगा। और वो कैसे बनोगे? जब आपके पुराने इमोशनल वोन्स, आपके बचपन से बनी हुई जो कंडीशनिंग है, वो आपका फियर, आपका गिल्ट, आपका कंपैरिजन, आपके सबकॉन्शियस माइंड के बिलीव्स, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस कि मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा, चाहे वो क्रिकेटर बनना ही नहीं चाहता है, चाहे वो तो सिंगर बनना चाहता है, लेकिन दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, आप सिर्फ दूसरों को खुश करने में लग रहे हो, सोसाइटी के रूल्स, ये सारी चीजें ना हमें अपनी ड्राइवर सीट पे बैठने ही नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें कौन चला रहा है? हमारा ड्राइवर। और हमारा ड्राइवर कौन है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड। ठीक है, हमारा कॉन्शियस माइंड है जो हमारा ड्राइवर है, जो हमें बोलता है कि नहीं, समाज क्या कहेगा, मुझे ऐसा नहीं करना, मम्मी क्या बोलेगी, नहीं। आप अपने आप को मोल्ड करते रहते हो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करनी है, दोनों बातों का अलग मतलब है। यहाँ पर सिर्फ मेरी बात का मतलब ये है कि आपको अपना ड्राइवर, आपको अपना क्रिएटर खुद बनना है, दूसरे के इमोशंस पे नहीं चलना है। पापा ने बोला कि बेटा हमें अपनी औकात से बाहर गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, हमारी औकात में ऑल्टो ही आती है, आप इसके किसी अच्छी गाड़ी के सपने मत देखो। नहीं, मैं कर सकता हूँ। मेरे पिता, वो परम पिता परमात्मा है, उनके पास संपूर्ण समृद्धि है, तो मैं वो गाड़ी क्यों नहीं ले सकता? मैं मर्सिडीज क्यों नहीं ले सकता? मैं ऑल्टो में क्यों घूमूं? मुझे सिर्फ मांगना ही तो है। अपने पिताजी को सिर्फ बोलना आना चाहिए कि पापा ये मर्सिडीज कितनी अच्छी है, पापा बोलेंगे तथास्तु। हम वो नहीं जानते। ठीक है। तो हमें अपनी कमांड अपने हाथ में लेने के लिए हमें अपनी ड्राइवर सीट पर बैठना होगा। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम सोचेंगे कि अरे मैं तो पीछे आराम से रेस्ट करता हुआ जा रहा हूँ, सोता हुआ जा रहा हूँ, जब तक आप उस कंफर्ट जोन से निकल के बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप अपने पुराने बिलीफ्स को नहीं निकालेंगे, जब तक आपके सबकॉन्शियस में पड़े हुए नेगेटिव इमोशंस को नहीं निकालेंगे, आप अपनी गाड़ी का होल्ड अपने हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप ये सब चीजें निकाल देते हो, तो आपकी लाइफ, आप खुद देखोगे, एक बेटर वर्जन देखोगे आप अपनी लाइफ का। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये पावर आपके अंदर है, ये पावर आप एक्टिवेट करते हो। आप इस पावर को 4 दिन के बाद में हम एक्टिवेट करेंगे। ये पावर जब एक्टिवेट हो जाती है, आप अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेने लगते हो, और आपको पता है कि मुझे अपनी लाइफ की कमांड लेने के लिए सबसे पहले एक कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। अगर मैंने वो कड़वी दवाई खा ली, तो मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लान आना निश्चित है। आप म्यूट रखिए कल्पना दीदी, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो। ठीक है। तो हमें क्या करना है? ये जो कोर्स है, ये सिर्फ सुनने का विषय नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकल करने का विषय है, साधना करने का विषय है। थोड़े से आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे अगर आपको अपनी लाइफ का क्रिएटर बनना है तो। और उसके लिए आपको 21 डेज की कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। ठीक है। हाँ भैया बोलिए, फिर हम आगे चलेंगे। मैम, आपने तीन चीजें बताई थी कि ईश्वर से मांगना सीखो, नंबर एक।
नंबर 2, हम और ईश्वर की ऊर्जा एक ही ऊर्जा है। तीसरा पॉइंट क्या था वो बता दो। देखो, हमने ये बोला कि अगर तीस हमें तीन चीजें समझनी है कि हम सब एक ही ऊर्जा है, हम सब में एक ही ऊर्जा विद्यमान है, वो हमारा परमपिता परमात्मा है, हम उन्हीं की संतान है, उन सब पे हमारा अधिकार है। ठीक है। दूसरी चीज है, उनसे मांगना सीखो। हमें उनसे मांगना ही नहीं आता। हम कैसे मांगते हैं? ये दे दो, 101 का प्रसाद चढ़ा दूंगी, मैं 10 रुपए का चढ़ा दूंगी, चलो 21 रुपए का चढ़ा दूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है। और तीसरी चीज क्या है? हमें अपने ऊपर अपनी लाइफ का कमांड लेना है। हमें अपने जो बिलीफ सिस्टम है, हमारे जो ड्राइवर है, हमें अपनी ड्राइवर सीट पर आना है। एक और बताई थी मैम आपने ड्राइवर से पहले, मतलब मुझे माइंड से स्किप हो गई वो। तीन चीजें स्टार्टिंग में हम बताई थी सब एक आपने। ही, एक्चुअली मैं मैं नोट से, मैं कोई पीडीएफ से नहीं पढ़ाती हूँ, मैं अपने आप फ्लो में मैं जो समझ आता है गया, वो ठीक है पढ़ाती हूँ। ओके। हाँ। ठीक है ठीक, ओके डन। पहली चीज थी, हम सब एक ही एनर्जी है। दूसरी चीज है, हमें उनसे मांगना आना चाहिए। और तीसरी चीज है, मैं अभी आपको आगे बता दूंगी, आ जाएगी वो। ठीक है। वो फ्लो में रहते हैं तो आ जाती है। ठीक है। चलिए, तो आपको यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताइए। आगे चले? यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए, जी। अब हम देखते हैं कि रेकी आई कहाँ से। मैंने आपको कल बताया था, रेकी 5,000 साल पहले, आज की नहीं है, 5,000 साल पहले की भी नहीं है, ये त्रेता द्वापर युग से चली आ रही है। ठीक है। इसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब इसकी साधना कठिन होती थी, आपको पता है बहुत सारी किताबें जला दी गई थी, बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए थे, उन सब के साथ रहते रहते, और जब लोगों को पता चलता था घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, जंगलों में जाना पड़ेगा, तो वो बहुत कठिन हुआ करता था। इसलिए वो चीज धीरे 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 लुप्त हो गई और वो सिर्फ शास्त्रों में रह करके रह गई। ठीक है। लेकिन डॉक्टर मीका उसुई, जापान में रहते हैं, रेकी मैंने आपको कल बताया था एक जापानीज वर्ड है। तो डॉक्टर मीका उसुई जो थे, वो जापान के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी ही पढ़ाया करते थे। तो उनसे किसी बच्चे ने पूछा कि जैसे जीसस क्राइस्ट हाथ रख के उपचार कर दिया करते थे, हम क्यों नहीं कर सकते? और उनके दिमाग में ये बात आ गई और वो इसका आंसर ढूंढने के लिए निकल पड़े। ठीक है। वो बहुत जगह भटके, उन्होंने वो बहुत जगह गए, डॉक्टर मीका उसूई बहुत जगह गए, उन्होंने बहुत जगह ढूंढा, उनको जवाब नहीं मिला। फिर किसी ने उनको बोला कि आप इंडिया जाओ। इंडिया में तिब्बत नाम की एक जगह है, वहां पर एक बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री है, आपको आपके सवालों का जवाब वहां पर मिल जाएगा। वो इंडिया आए, तिब्बत में तिब्बत गए, वहां पर एक मॉनेस्ट्री है, वहां पर उनको एक बुक मिली जिसका नाम था द लोटस सूत्र। ठीक है। द लोटस सूत्र। उस बुक के अंदर उनको ये पता चला कि हमें 21 डेज की इस तरह से साधना करनी पड़ेगी और हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं। वो वापस जापान में आए। जापान में आने के बाद में उनका एक फ्रेंड था जिसका नाम था रोबोट। ठीक है। तो उन्होंने रोबोट को बोला कि देख, मैं 21 दिन के लिए, एक कोरियामा नाम का पर्वत था, वो वहां पर गए, वहां पर बैठे, और वो उन्होंने अब 1800 की बात है ये, तो उस समय कोई घड़ियां होती नहीं थी उनके, उन्होंने क्या किया, अपने पास साथ में वो 21 पेबल्स लेके गए, क्योंकि उनको 21 दिन की साधना करनी थी। वो अपने साथ में 21 पेबल्स लेकर के गए, और जैसे जैसे सुबह होती, वो एक पेबल को नीचे फेंक देते थे। ठीक है। उस तरह से उन्होंने अपनी 21 डेज भूखे रह करके उन्होंने अपनी साधना करी। देन 21st डे क्या हुआ कि उनको लगा कि अब तो मेरे पास, अब उनको लगा ना सारे पत्थर तो खत्म हो गए, लेकिन मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं है, मुझ में तो कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो मेरा तो एक होना ही वेस्ट हो गया। तो वो बोल के आए थे रोबोट को कि अगर मैं नहीं आऊं तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है, और ये मान लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। तो वो जब 21 डेज उनके पूरे हो गए, तो जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था, उनको, मतलब उनको ऐसा लगा कि कोई बहुत तेज रोशनी उनके यहाँ पर टकराई और वो बेहोश हो गए। और जब वो बेहोश होकर के उठे तो उनको एनर्जी तो फील हुई, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि ठीक है एनर्जी फील हो रही है, बट उनको क्या पता क्या है क्या नहीं है, पहली बार था उनके साथ में। तो उन्होंने बोला अब तो 21 डेज हो गए हैं, कुछ मिला तो है नहीं है, अब मुझे नीचे जाना चाहिए।
तो वो क्या हुआ, पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, पहाड़ से नीचे उतरते हुए उनके पैर में चोट लग गई, उनको खून आने लगा। और जब उनको खून आने लगा तो हम क्या करते हैं, हमारे खून आते तो एकदम से हम ऐसे पकड़ लेते हैं हाथों से। तो उन्होंने भी यही किया, अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लिया और इधर उधर देखने लगे कि कोई मुझे कपड़ा मिल जाए जिसको मैं बांध लूं, खून आ रहा था उनके। लेकिन उनको कोई कपड़ा मिला नहीं, उन्होंने देखा कि उनका दर्द भी गायब हो गया और खून भी रुक गया। तो उनको समझ में नहीं आया, बोले ठीक है कम लगी होगी, नहीं समझ में आया। फिर वो नीचे आए, नीचे आकर के उनकी दाढ़ी वाड़ी तो आई गई थी, तो कोई पास में भोजन खिलाने वाले थे, तो उन्होंने, उनकी एक बच्ची थी, वो बच्ची रो रही थी, तो बोले क्या हुआ है इसको, तो बोले इसके दांत में दर्द हो रहा है। तो बोले मैं देखूं एक बार इस बच्ची को। तो जैसे ही उन्होंने उस बच्ची को ऐसे हाथ लगा करके देखा, तो वो 2 मिनट में तो भाग गई, वो हंसते हंसते खेलते हुए भाग गई। तब उनको समझ में आया कि कुछ तो हुआ है मेरी बॉडी के अंदर, कुछ तो है जो मेरे साथ में हुआ है। ऐसा कैसे हो रहा है कि मैंने उसको पकड़ा और उसके दर्द ठीक हो गया, मैंने मेरे पैर को पकड़ा और मेरा अंगूठा ठीक हो गया, कुछ तो हुआ है। तो वो गए अपने फ्रेंड के पास में, रोबोट के पास में। अब रोबोट के पास जब वो मिले तो उन्होंने बताया, रोबोट ने, कि उसको कोई लाइलाज बीमारी हो गई है। तो उन्होंने बोला कि देख मुझे कुछ तो मिला है, मैं कोशिश करता हूँ तुझे हील करने का। और 28 डेज में उन्होंने उसको हील कर दिया, उसकी लाइलाज बीमारी को हील कर दिया 28 डेज में। उसके बाद में उनको ये समझ में आ गया कि इस तरह से हाथ रखने पर उपचार होता है। वो लोगों की भलाई करने लगे, लोगों को हील करने लगे, लोगों को देने लगे, हीलिंग करने लगे। वहां के आसपास के जो भी लोग थे जो परेशान हुआ करते थे, वो उनके पास में आने लगे और वो उनकी हीलिंग करने लगे। ठीक है। अब हुआ क्या, जब वो उनकी हीलिंग कर रहे थे तो लोग वापस रिपीट होकर के आ रहे थे उनके पास में। तो ये मैं आपको आगे बताती हूँ, पहले अपन ये समझते, डॉक्टर मीका उसूई जो थे, उन्होंने इसको रीइन्वेंट किया। ठीक है। इसीलिए इसका नाम रेकी पड़ा, जापानीज विद्या है। 1800 में पड़ा। डॉक्टर मीका उसूई जब लोगों को ठीक करने लगे, तो यूएस से एक लेडी आई जिसका नाम था हवायो टकाटा। वो भी लाइलाज बीमारी से ग्रसित थी। वो वहां पर आई, उन्होंने डॉक्टर मीका उसूई से अपना इलाज करवाया और उसके बाद में उन्होंने उस विद्या को सीखा। और सीखने के बाद में वो वापस से यूएस गई। और यूएस में आपने नाम सुना होगा डॉक्टर विलियम रैंडले। कितने लोगों ने सुना है, अगर लेकिन रेकी आप लोग नहीं जानते तो आप उनको नहीं जानते होंगे। तो वहां से उन्होंने उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड सिखाना शुरू किया। इंडिया में डॉक्टर एनके शर्मा और डॉक्टर सविता शर्मा, आप लोगों ने रेकी में नाम सुना होगा इनका, जो हमारे दादा गुरु भी हैं। तो वो इस साइंस को इंडिया में लेकर के आए। ठीक है। 1928 में वो इस साइंस को इंडिया में लेकर के आए। तब से इंडिया में ये साइंस सिखाना शुरू हो गया। ठीक है। 1970 में लेके आए, सॉरी। तो 1970 में वो इस साइंस को यहाँ पर लेकर के आए, डॉक्टर एनके शर्मा और डॉक्टर सविता शर्मा। वो इस साइंस को यहाँ लेकर के आए और तब से ये हीलिंग लोगों को सिखाई जा रही है। ठीक है। अब जब लोग उनके पास में आ रहे थे, वो लोगों को ठीक कर रहे थे, लोग उनसे हील हो रहे थे, तो प्रॉब्लम क्या थी कि लोग वापस से रिटर्न होकर के उनके पास में आ रहे थे, जिनको उन्होंने भी थोड़े दिन पहले ठीक किया था। और वो जब ठीक हो गए, वो चले गए, वो लोग वापस से सेम प्रॉब्लम लेकर के आए। मतलब उनकी लाइफ में एक पैटर्न था जो रिपीट हो रहा है। हमारी लाइफ में भी यही होता है, हमारी लाइफ में पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता। ठीक है। आप बोलते हो कि मेरे सारे काम डिले ही होते रहते हैं, मेरे को कभी सक्सेस मिलती नहीं है, मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती है, उसके बाद में ही मैं ठीक होता हूँ। ठीक है। तो लोगों को ये लगता था कि वापस क्यों आ रहे। तब उनको ये समझ में आया कि जब तक लोग अपनी रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे, वो प्रॉपरली हील नहीं होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज उनको ये समझ में आई कि जब तक लोग फ्री में लेते रहेंगे, वो अपने ऊपर जेन्युइनली काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज लो। ठीक है। तो उन्होंने क्या नियम निकाले, उन्होंने नियम निकाले कि अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आपको कुछ एनर्जी एक्सचेंज देना पड़ेगा। ठीक है। और साथ ही साथ आपको अपने जो रूट कॉज है उस पे आपको काम करना पड़ेगा। जब तक आप खुद की जिम्मेदारी नहीं लोगे, तब तक आप हील नहीं हो पाओगे। उन्होंने ये दो नियम निकाले कि फ्री की चीज की वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो उसका कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। अब एनर्जी एक्सचेंज का मतलब ये नहीं है कि आप लाखों की फीस ले लो, ये उन्होंने कहीं नहीं लिखा है।
उन्होंने बोला एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। अब वो एनर्जी एक्सचेंज ये भी हो सकता है कि सपोज आपके पास में कोई हीलिंग लेने के लिए आता है, आप उनको बोलो कि आप कहीं पर एक पौधा लगा देना, मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो गया। बहुत सारे पौधे लगवाए हैं लोगों से, क्योंकि उनका एनर्जी एक्सचेंज यही होता है। बहुत सारे लोगों को बोला है कि आज का रात का भोजन किसी एक गरीब बच्ची को करा देना जिस जो भूखी हो गया एनर्जी एक्सचेंज। मैंने आपको क्या बोला, आपको अगर ये क्लास समझ में आती है, आपको लगता है कि नहीं हमें हमारी लाइफ में इससे इस 4 दिन की क्लास से कोई वैल्यू ऐड हुई है, तो आप 2 लोगों को इस साइंस के बारे में बताना। हो गया एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लाखों की फीस ले लो। मैंने मैंने दिए हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 या 5 जगह से रेकी सीखी है। ग्रैंड मास्टर भी 3 जगह से किया है। बहुत पैसा खर्च किया है। लेकिन ये हमारे अंदर की साइंस है, उसके लिए इतना पैसा खर्च करना क्यों? यही रीजन है कि मैंने फ्री सिखाना शुरू किया, कि अगर ये हमारे अंदर की साइंस है, एटलीस्ट लोगों को अपने आप को और अपने परिवार को हील करना आ जाना चाहिए। अगर वो इतना भी सीख लेते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज हो गया। वो एक जना अपने परिवार के 10 जनों को हील करके रखता है, तो सोचो एक जने ने अपने परिवार के पूरे लोगों को हील कर लिया, कितना बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है ये। हो गया। ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा 30 कोई लाखों रुपए ले रहे हैं, हमें उस जगह नहीं जाना है। और यही मेरा रीजन था कि मैं आप लोगों को फ्री सिखाने लगी। ठीक है। सो आपको ये चीज समझ में आ गई कि हमें फ्री में किसी को भी हीलिंग नहीं देनी है, हमें उससे एनर्जी एक्सचेंज लेना है। अभी जैसे हम लोग का हीलिंग टेम्पल चलता है, मैं 501 रुपीज लेती हूँ। क्यों? क्योंकि फ्री की चीज की वैल्यू नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि वो मेरे को किसी की हीलिंग का पैसा अपने पास नहीं रखना है, तो मैं उस 501 को चैरिटी करती हूँ। मैं बहुत कई बार जो ये सड़क के बच्चे हैं उनको मूवी भी लेकर के गई हूँ। जो सड़क के बच्चे उनको पिज्जा पार्टी भी कराई है। अभी हम लोग की ड्राइव चलती है, उसमें हम किबाना, यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है किबाना, वो भी करता है, स्पॉन्सर करता है। हम गरीब बच्चों में फ्रेश फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो एनर्जी एक्सचेंज इस तरह से यूज होता है। अभी थोड़े टाइम पहले एक बच्ची का कन्यादान लिया था, 1.5 लाख रुपए लगे। उसका सारा भात वात जो भी सामान था वो सब उसका कन्यादान किया, 1.5 लाख रुपए लगे थे उसमें। तो ये कहाँ से? इन्हीं सब से होता है। ये पूरा का पूरा वहां जाता है। नहीं रखती मैं अपने पास में, क्योंकि मुझे किसी की हीलिंग का पैसा रखना ही नहीं है। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी का पैसा, दुख का पैसा, दुख का। अब वो इंसान दुखी है, वो दुखी होकर के आपके पास में आ रहा है, और आप उससे बोल रहे हो नहीं जब तक आप इतने पैसे नहीं दोगे तब तक तो आपका काम नहीं होगा। नहीं, हर कोई आ सकता है, हीलिंग ले सकता है। और अभी बहुत जल्दी फ्री हीलिंग भी शुरू करने वाली हूँ। शायद वो 1 तारीख से या नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप किसी को भी बिठाओ, हीलिंग करेंगे उनकी। आप लोग सीख रहे हो, आप भी उसमें आओ, लोगों की हीलिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने लोग को लाना है उनको लेके आओ, वो हीलिंग लेंगे बैठ करके, हीलिंग करेंगे लोगों की। ठीक है। तो ये बहुत जल्दी शुरू भी होने वाला है, फ्री भी रहेगी उसमें। और फिर जिनका कोई बहुत मेजर इशू है, उसके लिए हम 501 रुपीज लेकर उनको एक अलग से सेशन देंगे, उनकी रूट कॉज पे काम होगा। फिर वो आगे की बात है। लेकिन अभी यहां तक आप लोग को समझ में आया, ये साइंस कहाँ से आई, क्यों आई, और हम तक कैसे पहुंची? समझ में आ गई? जी। हमारा मोटो यही होना चाहिए कि अगर यूनिवर्स ने हमें ऐसी साइंस से मिलाया है, तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण समृद्धि, संपूर्ण सुख, ये कब मिलेगा? जब हम सेवा करना शुरू करेंगे, जब हम देना शुरू करेंगे, यूनिवर्स को रिटर्न करना शुरू करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, आप सीखो, अपने परिवार की हीलिंग करो, पहले खुद की हीलिंग करो, फिर परिवार की करो, और फिर जन कल्याण के लिए करो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, आप बेशक बनाओ, आप लोगों से पैसा लो, लेकिन उसका कुछ हिस्सा चैरिटी में निकालो, कुछ तो रिटर्न करो। डन? यहां तक समझ में आया? अब समझते हैं कि हम कहां से आए। चलो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? कोई बता सकता है अपना डेट ऑफ बर्थ? हाँ बताइए। 27 August. सन? 27 August. ईयर? ईयर? 84.
84, ओके, 27 अगस्त 84। उसके पहले आप कहाँ पे थे? पता नहीं। पता नहीं, आप अपनी माँ के गर्भ में थे? उसके क्या पहले आपकी, हाँ, क्या आपकी माँ बता सकती है आप उनके गर्भ में कब आए? उस तब कहाँ थे आप? नौ लाइक जैसे जो 9 महीने पहले लाइक वैसे। ठीक है, आपकी मदर उसके भी वो डेट नहीं बता सकते? yes, तब आप कहाँ पे थे? उसके पहले आप कहाँ पर थे? नहीं पता, लेकिन हम कहीं तो थे। हम एनर्जी रूप में कहीं पर थे। हमारी जो चेतना है वो अलग अलग पेड़ पे जाती रहती है। इस पेड़ पे गई, उसने घोंसला बनाया, उसके अंडे दिए उसने, वो अंडे फूटे, बच्चे उड़ना सीख गए, वो वहां से गई, दूसरे पेड़ पर चली गई, दूसरे पेड़ पर उसने यही चीजें वापस से शुरू कर दी, फिर वो तीसरे पेड़ पर गई, तीसरे पेड़ पर भी उसने यही चीजें शुरू कर दी। हम क्या कर रहे हैं? हम भी यही कर रहे हैं। हम सिर्फ पेड़ बदल रहे हैं, मतलब हम सिर्फ शरीर बदल रहे हैं। हमारी बदल ऊर्जा एक ही है। वही। ठीक है, तो हमारी ऊर्जा सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रही है, इस पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे, बट हम वही हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि हम वही है? हमारा यही सिलसिला चलता रहता है, और इसी तरह से हम हर जन्म में लेते जाते हैं। हम अपने कर्म करते हैं। एक चिड़िया अपने घोंसला बनाने के लिए सब चीजें इकट्ठी करती है, तिनका लेके आती है, इधर से लेके आ रही है, इधर से लेके आ रही है, वो तिनके से अपना घोंसला बनाती है, फिर उसमें अंडे देती है, फिर वो अंडों को सेकती है, फिर वो उनके लिए दाना ढूंढ के लाती है। हम क्या कर रहे हैं? हम भी यही कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता है, हम आए हैं, हम बड़े हुए, हमने पढ़ाई की, हमारी शादी हुई, हमारी शादियों के हमारे बच्चे हुए, हमने उनको पढ़ाई करवाई, फिर उनके बच्चे हो गए, हम दादा पोती बन गए, नाना नानी बन गए, और हम 60-70 के बाद में हॉस्पिटल गए, और वहीं से सीधा दूसरा पेड़। हम यही कर रहे हैं। अभी तक हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, और यही सब चीजें चलती रहती है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने पोटेंशियल को जानना है। अब वो पोटेंशियल आप कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? जब आपको ये पता होगा कि वो परमपिता परमात्मा मेरे पिता हैं, मैं उनकी उत्तराधिकारी हूँ, उनके संपूर्ण सुख पे मेरा अधिकार है, उनके संपूर्ण आनंद पे मेरा अधिकार है, संपूर्ण समृद्धि पे मेरा अधिकार है, सब पे मेरा अधिकार है। अब बस मुझे मांगना सीखना है। मुझे मांगना कैसे है? सिर्फ मुझे वो सीखना है। अगर वो मुझे आ गया, तो उनके पास में सिर्फ एक ही चीज है, तथास्तु, क्योंकि उनके पास ना करने का कोई रीजन ही नहीं है। अगर आप सही हो तो वो आपको तथास्तु ही बोलेंगे, अगर आप गलत हो वो आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन तो निकालो, कुरेदो, खोजो, खोजी बनो, खोजना शुरू करो। चलिए, क्वेश्चन मैम अब ये है, हाँ जी। जैसे अभी हमने जो इसका लिंक था वो रेकी हीलिंग से था। हम्म। तो मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे आपने कल भी सेशन हुआ था, आज भी सेशन है, तो वो ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, ये सब ठीक है, हम लोग कहीं पहले भी काफी इसको सुन चुके हैं और ये सत्य भी है जो आप कह रहे हो, उसमें कहीं भी कोई ऐसा इफ एंड बट वाली बात नहीं है। बट जो रेकी हीलिंग है वो प्रोसेस आप कब सिखाना शुरू करोगे? 4 दिन है हमारे पास में, हम धीरे धीरे चलेंगे, हमें सीधा टॉप पे नहीं पहुंचना है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जब तक ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, आप हो सकता है आप बहुत जगह से सुन के आए हो, इसलिए आपको लग रहा हो कि 2 दिन से दीदी ने कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ रेकी 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 बता रहे हैं। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, फर्स्ट सेकंड लेवल के जिनको मैं सिखा रही हूँ, वो फर्स्ट सेकंड लेवल के वो काम कर रहे हैं जो ग्रैंड मास्टर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। वो सिर्फ प्रोसेस की तरफ भाग रहे हैं, कैसे करना है और क्या करना है, बस। क्यों करना है?
इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रोसेस पता है हमें। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बस उनको प्रोसेस पता है। हीलिंग क्यों करना है हीलिंग पता हीलिंग तो नहीं है। इमोशन से, और अब जैसे हीलर के रूप में काम कर रहे हो, उससे जुड़ा है। आप किसी भी इंटेंशन, जो आप पॉजिटिव इंटेंशन लेके करोगे तो वो काम आपका अच्छा होता ही होता है। तो हीलिंग में अब पूरा आपको किसने, प्रोसीजर आपका इंटेंशन। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, प्रोसीजर भी आएगा, आगे आएगा प्रोसीजर। ठीक है, अभी हमारे पास 4 दिन है, आज हम दूसरे दिन पे ही तो हैं, जी है ना। जी, ठीक है, ठीक प्रोसीजर ठीक है। प्रोसीजर आगे आएगा, लेकिन जी मैम। अब किसी को यही नहीं पता है कि पॉजिटिव एनर्जी क्या है, नेगेटिव एनर्जी क्या है, तो वो क्या तो पॉजिटिव देगा और क्या नेगेटिव निकालेगा, बताओ। जी बिल्कुल सही है ना। बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक, ओके मैम। हाँ राजेश भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। जी मैं ना क्वेश्चन नहीं है मेरा, एक्चुअली एक डाउट था। कल की क्लास में और आज की क्लास में, दोनों ही क्लासों में ना आपने एक गंभीर बीमारी का नाम बार बार लिया है, बार बार, कि वो भी किसका हील हो नाम लिया है? सकती है। एक गंभीर बीमारी का आपने नाम लिया है बार बार, वो हम्म। भी हील हो सकती है। बिल्कुल। मुझे उस पर बिलीव नहीं हो रहा है, बाकी कोई, मतलब मुझे सिर्फ वो बिलीव नहीं है, बाकी सब ओके है। बिकॉज मेरे मॉम डैड उससे गए हैं, मुझे पता है, हमने, मतलब मैंने बहुत करीब से देखा है उस चीज को ना, बहुत छोटी उम्र में। तो बस वही मुझे है कि वो पॉसिबल नहीं है कि सब हो। अब वो बस मेरे मन में था, मैंने बोल दिया। अभी मैं आपको उसका रीजन बताऊंगी कि वो कैसे हील होते हैं। अगर आप इसका इसका देखो, मैं क्यों 2 दिन सिर्फ मैंने यही सिखाने, ये क्लास पता है सिर्फ 2 दिन की है, रेकी हीलिंग की क्लास नहीं सिर्फ नहीं, दो मुझे दिन की है। सुनो, मैं आपको, मेरा पर्पस यही है, मैं आपको 2 दिन सिर्फ रेकी बताने में पूरे 2 दिन निकाल दिए, उसका रीजन ही यही है। अगर आप इस साइंस को इन डेप्थ समझ जाओगे, अगर आपको ये समझ में आ गया कि एनर्जी दो ही होती है, पॉजिटिव और एनर्जी, पूरे ब्रह्मांड में वही एनर्जीज घूम रही है, आप में, मुझ में, सब में एक ही एनर्जी है। एनर्जी, एनर्जी के दो हिस्से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव को, नेगेटिव को निकालो और पॉजिटिव को फेंक दो, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, तो आप चाहे कैंसर हो, चाहे पैरालिसिस हो, चाहे ओसीडी हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसको हील कर सकते हो। ठीक है, बट देर इज सम प्रोसेस। 1 और 2 में हम अभी खुद ही कच्ची मिट्टी हैं। मैं आपको डायरेक्ट नर्सरी क्लास को, अभी आप नर्सरी में हो, ABCD सीख रहे हो, मैं ना तो आपको डायरेक्ट जेड पे पहुंचा सकती हूँ और ना ही आपको सेंटेंस रीड करना बता सकती हूँ। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी हम ABCD पे आए, जेड तक तो मैं आपको इस क्लास में पहुंचा दूंगी। जेड के आगे जो है वो आपको, अगर चाहोगे तो आप आगे सीखो, नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लेवल में भी जो मिरेकल्स कर सकते हो, जो फिफ्थ, जो ग्रैंड मास्टर नहीं कर रहा है, इस चीज की गारंटी मैं लेती हूँ। जो ग्रैंड मास्टर्स नहीं कर रहे हैं वो मिरेकल्स आप कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो ठीक है। मुझे मुझे पूरा विश्वास है। बस मेरे मन में एक सब मेरा था, सिखाओ आप अपने तरीके से ही, उसमें हम तो कौन है, बहुत छोटे हैं, क्या आप बताएंगे। वो अच्छा चल रहा है, जो भी चल रहा है, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। मेरे माइंड में था, मैंने बोल दिया कि बस मुझे अभी अभी मुझे उस पर बिलीव नहीं है, जब हो जाएगा अच्छा, मैं बिलीव करता आपको हूँ ये तो सौ बिलीव परसेंट है, करता हूँ, वरना आपको नहीं ये करता। बिलीव है, आपको ये बिलीव है कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे आपको हील कर सकती हूँ? हाँ, ये मुझे बिलीव है, तो पक्का फिर मुझे वो बिलीव बड़ी है। प्रॉब्लम, वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के लिए बिलीव क्यों नहीं है फिर? नहीं मैम, वो मैंने देखा है मैम, वो या तो ओके, मेरे साथ मे वो बी, चीजें मेरे परिवार में हुई यस है तो यस मैं यस, मैं उसको। समझ रही हूँ, समझ रही हूँ, मैं आपके वो फीलिंग समझ रही हूँ। तो कोई बात नहीं, आपको वो चीज भी समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। मैं आपको समझा के, आपके जितने क्वेश्चंस है ना, सबको जब तक सॉर्ट आउट नहीं करूंगी, ये क्लास खत्म नहीं होगी। ठीक है, जब तक आपको आपके सवालों का जवाब नहीं दे दूंगी, तब तक ये क्लास खत्म नहीं होगी। तो मैम मेरी वॉइस चलिए। ऐसी थी नहीं, अभी हो गई है। तो जब मैं आपसे सीख जाऊंगा तो अपनी वॉइस भी हील करूंगा। मेरी वॉइस ऐसी थी नहीं, ओके। हॉर्सनेस जो वॉइस में है वो ऐसे थी नहीं मेरी वॉइस। ये पीछे मेरी सर्जरी हुई थी गले की, वोकल कॉर्ड पॉलिप की सर्जरी हुई थी। सिंगिंग करता हूँ मैं, उसकी वजह से हो गई थी। फिर मुझे लग रहा है कि ये शायद मैं अपनी वॉइस भी ठीक कर सकूँ इस हीलिंग से, जब टाइम आएगा। सब लोग इनकी शक्ल याद कर लो। ठीक है, आफ्टर 21 डेज हम इनसे मिलेंगे और इन्हीं से पूछेंगे, भैया बताओ कैसा रहा। ठीक है, सब शक्ल याद रख लो इनकी। ठीक है भैया, टेंशन मत लो। चलिए।
अब आते हैं रेकी कौन सीख सकता है। रेकी कोई भी सीख सकता है। 14 ईयर्स के ऊपर हम अट्यूनमेंट दे देते हैं। 14 से 100, 130 जितनी भी एज है हर कोई सीख सकता है। रेकी सीखने की कोई उम्र नहीं है। बस अट्यूनमेंट 14 के बाद देते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर इस चीज का घमंड आ जाए कि अरे मैं ये कर सकता हूँ, तो वो गलत होगा। 14 ईयर्स एक सफिशिएंट एज होती है, वो समझ जाता है। वरना मेरी जो डॉटर है बड़ी वाली 7 ईयर्स की थी, और अब तो छोटी वाली भी मिरेकल्स कर रही है। तो वो जब 7 ईयर्स की थी वो तब से मिरेकल्स कर रही है अपनी लाइफ में, और अब तो वो इतने मिरेकल्स करने लग गई है। अभी वो 12 ईयर्स की है और वो इतने मिरेकल्स करने लग गई है अपनी लाइफ में, जबकि अभी तक उसका अट्यूनमेंट नहीं हुआ है। ठीक है। उसने मुझसे पूछा मम्मा आप करते क्या हो, और उसको पता है 5th लेवल तक की मैं जो जो क्लासेस सिखाती हूँ, जो सिंबल्स एक ग्रैंड मास्टर को याद नहीं होंगे, वो सिंबल्स उसको पता है। वो क्लास ले सकती है मेरी जगह बैठकर। उसको इतना कुछ पता है। वो अभी 12 ईयर्स की है, लेकिन उसको मैंने अभी तक अट्यूनमेंट नहीं दिया है। आपको बताऊं 7 ईयर्स की जब वो थी, तब वो मुझसे मुझसे पूछा करती थी मम्मा आप क्या सिखाते हो, ये क्या होता है। तो मैंने उसको ये बोला कि बेटा ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है। आप किस पे बिलीव करते हो। वो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को बहुत ज्यादा मानती थी। अभी जब उनकी समाधि हुई वो बहुत रोई भी, बहुत परेशान हुई। तो वो क्या करती है, वो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को बहुत मानती है, उसके लिए वो भगवान है। तो मैंने बोला कि बेटा आप भगवान, आप ये मान के चलो भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका आशीर्वाद आपकी बॉडी में जा रहा है, आपके हाथों से निकल रहा है, और उसके अंदर जा रहा है जिसको आप ठीक करना चाहते हो। सिर्फ वो इसी कॉन्सेप्ट पे आज तक बहुत सारी चीजें कर चुकी है। मेरे घर में पेस्ट कंट्रोल हुआ। पेस्ट कंट्रोल में एक छिपकली थी, वो बेहोश हो गई। ठीक है, क्योंकि उस समय छिपकलियां बहुत ज्यादा हो रही थी। तो डर रहता था कि वो उसमें नहीं आ जाए। मैं इनको बोलती थी मत करो, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। अब वही है, नहीं विश्वास होता। तो इन्होंने क्या किया, पेस्ट कंट्रोल करवाया। अब वो छिपकली जो थी वो बेहोश हो गई, हमें पता नहीं था वो बेहोश है। हमने उसको डस्टबिन में लिया और उसको थ्रो कर दिया। अब वो गिरी जा करके सड़क पे, रोड पे गिर गई, रोड के बिल्कुल बीच में। अब वो 7 साल की, उसने मुझे बोला कि मम्मा ये छिपकली बीच में गिर गई है, इसको या तो कोई कुचल के चला जाएगा, नहीं तो कोई बिल्ली खा जाएगी। तो बोले मम्मा मैं इसको हील कर दूं। मैंने कहा, कर दो। तब तक मुझे पता नहीं था कि वो ये सब चीज कर सकती है, मुझे भी नहीं पता था। उसने बोला मम्मा मैं हील कर दूं। मैंने कहा कर दो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 20 स्टेप्स भी पीछे नहीं आई थी और वो छिपकली भाग गई। ये उसका फर्स्ट मिरेकल था जो उसने मेरे सामने किया। मुझे समझ में आ गया कि आप अट्यूनमेंट दो चाहे मत दो, बच्चे इतने प्योर होते हैं, उनकी एनर्जी इतनी प्योर होती है। उनको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने। उसने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की एक फोटो देखी जिसमें उनके हाथ से ना एक ऊर्जा निकल रही है, उसने वो फोटो देखी थी। बस उस फोटो के बेस पे उसने उस छिपकली को भगा दिया। ये आप भी कर सकते हो, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट बिठाने वाली बात है। तो आप हीलिंग किसी को भी सिखा सकते हो। 14 ईयर्स के पहले अट्यूनमेंट नहीं देते, उसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा आप किसी को भी, कोई भी इस साइंस को सीख सकता है, जिसके इंटेंशन, जिसको ये चीज हो कि मुझे मेरे लाइफ को जीने की कला सीखनी है, जो अपनी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहता है, जो अपने मन से, वचन से, काया से खुद को हील रखना चाहता है, जो अमीर बनना चाहता है, जो अपने रिलेशनशिप्स को ठीक रखना चाहता है। तो इन शॉर्ट, लाइफ की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन रेकी के पास में है। तो जिसके अंदर गहरी प्यास है वो इसे सीख सकता है। ठीक है। और उसके घर में मेडिसिन आना बंद हो जाती है। मेरे घर में 8 साल से कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है। अब रेकी काम कैसे करती है वो हम आगे सीखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपको, जब आप रेकी सीख जाते हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। आप 14 ईयर्स के ऊपर किसी को भी रेकी दे सकते हो और कर भी उनको सिखा भी सकते हो। ठीक है। दूसरा, आप इसको नहा के करो, बिना नहा के करो, सुबह करो, शाम में करो, सोते समय करो, जागते टाइम करो, कभी भी करो, सफर में करो, घर में बैठ के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम इसमें सोल टू सोल बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी कनेक्शन की बात कर रहे हैं। उससे बॉडी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो आप उसको कभी भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलो कि दीदी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा जाता, कोई बात नहीं, आप दिन में कर लो। ठीक है। तो आप
इस चीज को कभी भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, किसी के ऊपर भी कर सकते हो, कुछ रास्ते में जानवर चल रहा है आप उसको भी हीलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपके हाथ में एक जादू की छड़ी आ जाती है, आप उस जादू की छड़ी को कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी बात, जैसे मेरी डॉटर ने माना कि ये आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की ऊर्जा है, आप उसको किसी की भी ऊर्जा मानो। अब हम क्या देख रहे हैं, उपचार कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जो दीदी का क्वेश्चन था कि दीदी आपने अभी तक यही बताया कि रेकी क्या, रेकी क्या, रेकी क्या, वो उपचार कैसे करते हैं ये बताओ। उपचार सिंपल सा है, आपको 3 वर्ड्स बोलने हैं, खत्म। सिर्फ 3 वर्ड्स, 3 मैजिकल वर्ड्स। तो देखो, आप रेकी को कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, लेकिन वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करोगे। आपका बिलीफ होना जरूरी है। रेकी ऊर्जा है, ठीक है, वो किसी की भी हो सकती है। आप ईश्वर की बोलो, ब्रह्मांड की बोलो, मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी की भी ऊर्जा का आप उसको नाम दे सकते हो। मैं उनको रेकी माँ बोलती हूँ, ठीक है, वो मेरे लिए रेकी माँ है। अब वो मेरी माँ की जैसे काम करती है। सोचिए, अगर आप अपनी माँ को याद करो, दिल से याद करो, आपने अपनी माँ को रोते हुए फोन किया, वो आपकी आवाज से पहचान जाती है कि मेरी बच्ची परेशान है, मेरा बच्चा परेशान है। ठीक है, आपको रेकी माँ, आपको अपनी माँ को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि माँ मुझे ये तकलीफ है। आप सिर्फ अपनी माँ को, माँ आपकी आवाज से समझ जाती है, तो मैंने उसको अपनी माँ मान रखा है। अगर आपको अपनी माँ पे विश्वास है तो क्या वो आपके लिए काम नहीं करेगी? करेगी। लेकिन अगर आप अपनी माँ को याद ही नहीं करोगे तो क्या वो आपके लिए काम करेगी? वो सिर्फ दुआ करेगी, वो आपके साथ जरूर है, लेकिन जब तक आपको वो याद, जब तक आप उसको फोन नहीं करोगे तब तक वो आपको हेल्प नहीं करेगी। तो सबसे बड़ी बात है, रेकी को अपनी माँ मान लो। ठीक है, आप सिर्फ उनको बोलो कि माँ मेरे सिर में दर्द है। वो साम दाम दंड भेद, उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं देने, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। आपको उनको फोर्स भी नहीं करना, आप मुझे ठीक करो। ठीक है, आपको सिर्फ अपनी माँ पे विश्वास होना चाहिए कि माँ साम दाम दंड भेद कैसे भी करके मुझे हील कर देगी। अब वो विश्वास आपको कैसे आएगा? वो विश्वास, ठीक है, आप लोग मतलब इस क्लास में काफी लोग हैं जिनको विश्वास है, लेकिन फिर भी कई लोग को विश्वास नहीं होता। तो कितने लोग जानना चाहते हैं कि रेकी काम कैसे करती है? प्रैक्टिकल करें। तो जिनको कहीं पे भी पेन है, अभी हम उनका पेन गायब करते हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपनी माँ को बोलूंगी, वो आएगी और आपका काम खुद करेगी, मैं नहीं करूंगी। हम करने वाले कौन है? हम कौन है? ऊपर एक टंकी है, पानी की टंकी है, ठीक है, और नीचे एक बकेट है। उस बकेट में पानी डालना है। आपका रोल क्या है? क्या आप पानी की टंकी हो? नहीं। क्या आप बकेट हो? नहीं। आपका रोल क्या है? आपका रोल उस टैप का है जो बीच में है। जब आप सिर्फ एक मीडिएटर हो, ऊर्जा ब्रह्मांड की है, जानी बकेट में है, आप सिर्फ एक मीडिएटर हो। तो जब आप अपने आप को मीडिएटर मान लेते हो, तो आप ये नहीं सोचते हो कि ऊपर टंकी में पानी है या नहीं है, आप सिर्फ नल खोलते हो, पानी में टंकी में पानी है, वो अपने आप आएगा, बकेट भर जाएगी, जब आपको लगे बकेट भर गई आप नल को बंद कर दो। मैं अभी यही करूंगी। ठीक है, तो कितने लोग हैं जिनको कहीं पर किसी भी तरह का पेन है? हैंड रेस कीजिए, सिर्फ बताने की जरूरत नहीं कहाँ पे पेन है। 3 ही लोग हैं। ठीक है, पहली चीज, अगर आप यहाँ पे मुझे जज करोगे कि देखती हूँ होता है या नहीं होता है, तो नहीं होगा। सरेंडर करना पड़ेगा कि नहीं, दीदी जो कह रही है वो होगा। ठीक है, ये सरेंडर के भाव से आपको बैठना पड़ेगा, उसके बाद में मैजिक होगा। अब आपको करना क्या है, आपको अपना लेफ्ट हैंड इस तरह से अपनी गोदी में रखना है, और राइट हैंड आपको उस जगह पर रखना है जहां पर आपको पेन है। सपोज मुझे कंधे में पेन है, तो आपको अपना राइट हैंड उस कंधे पे रखना है, और लेफ्ट हैंड आपको इस तरह से अपनी गोदी में रखना है। ठीक है, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, आपको सिर्फ वो फॉलो करना है। और जब मैं आपको बोलूंगी कि उसको खींचो और फूंक मार दो, तो जैसे सपोज मेरे शोल्डर पे हाथ है, आप उसको जोर से खींचोगे और फूंक मार दोगे। क्लियर है? हम वहां की नेगेटिव एनर्जी को खींचेंगे और फूंक मार देंगे।
ठीक है, तैयार है? किस किस को पेन है एक बार हैंड रेस कर दीजिए, वो वाला, सो दैट मैं आपसे पूछ सकूं कि आपको क्या फर्क महसूस हुआ। और जो वीडियो ऑन नहीं करेंगे उनको नहीं होगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दूंगी वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, 2-3 लंबी गहरी सांस लेके छोड़िए। आराम से खुद को स्टेबल कीजिए, स्थिर कीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लें। आराम से छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस लें। आराम से छोड़ें। अब आपने अपना हाथ उस जगह पर रखिए जहां पर भी आपको पेन है। राइट हैंड अपना रखिए जहां पर आपको पेन है, और लेफ्ट हैंड आपका गोदी में रहेगा, खुला हुआ। अब आप देखिए कि ब्रह्मांड से मैं आपको आपके हाथ में एक छोटी सी बॉल दे रही हूँ। ठीक है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ये सफेद कलर की डिवाइन बॉल है, बहुत चमकदार, सफेद कलर की चमकदार बॉल है, जिसको मैंने आपके हाथ में रखा है। अब देखिए कि ये बॉल आपके हाथ से होती हुई आपकी कोहनी तक जा रही है। ये कोहनी से होती हुई आपके शोल्डर तक आ रही है। शोल्डर से होती हुई आपके कंधे से होती हुई आपकी गर्दन की तरफ बढ़ रही है। गर्दन की तरफ से बढ़ती हुई ये आपके दूसरे शोल्डर में आ रही है। दूसरे शोल्डर से होती हुई ये आपके कोहनी में आ रही है। ये सफेद कलर की चमचमाती हुई बॉल, बहुत ब्राइट, ये अब आपकी कलाई तक आ रही है। कलाई से आकर के ये आपकी हथेली में आ गई है, और हथेली से जहां पर आपने अपनी हथेली को रखा है उस जगह अंदर जा रही है। और देखिए कि अभी तक सफेद कलर की बॉल थी, धीरे धीरे ये बॉल काली होती जा रही है, और धीरे धीरे ये बॉल काली होती जा रही है, और वहां पे सफेद रोशनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। काली कलर की ये बॉल काली होती जा रही है, काली होती जा रही है, काली होती जा रही है। अब जोर से आपको इस बॉल को पकड़ के खींचना है और फूंक दे देनी है। फूंक दे दीजिए, जोर से खींचिए और फूंक मार दीजिए। और आंखें खोल लीजिए। हाँ जी, कोई बताना चाहेंगे आपका दर्द कहाँ है, कितना है या नहीं है, गायब हो गया? अनम्यूट कीजिए। हिलडुल के देखिए, डांस करके देखिए, प्रेस करके देखिए, है या नहीं है, कम हुआ, ज्यादा हुआ, खत्म हो गया? अनम्यूट कीजिए, बताइए। कल्पना दीदी, आप बोल रहे हाँ हैं कम कुछ? हुआ दीदी। हाँ। कम हो गया? कितना था अभी? हाँ तो 100%, 100 में से कितना रह गया? रह गया अभी या खत्म हो गया पूरा? 60% तो चला ही गया है। 50% चला गया? हाँ। ध्यान का चला गया था? कोई बात नहीं, अभी 100% निकाल देंगे। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अंजलि दीदी। दीदी मेरा ऐसे 30% मेरे को मतलब ऐसा हल्का सा फील हो रहा है। तो बहुत स्टिफ हो रही थी मेरी नेक में डेस्क जॉब आईटी जॉब है ना, तो बहुत स्टिफ थी। अभी बहुत कम लग रही कितना परसेंट, कितने नंबर्स दोगे आप? 100 में से कितना गया? है।
अराउंड 25-30% बचा है। ओके, 70-80% गया। 70-80% गया। और 4 तो मेरे वेरी को गुड। यौन आ गई उसमें। हाँ आती एनर्जी है शिफ्ट ना, वो हाँ एनर्जी, वो एनर्जी यस शिफ्ट। यस यस, आती है आती है। हम्म। गुड गुड गुड। हाँ सुमित्रा दीदी, अनम्यूट कीजिए। था अभी तो 50% कम हुआ है। 50% हो गया, 50 भी गायब कर देंगे अभी। अलका दीदी। हाँ दीदी, मेरा भी ऐसी 40 या 50 के करीब कम हुआ है। असल में मेरी बहुत ओके, लंबी प्रॉब्लम है दीदी, बहुत पुरानी है। क्रॉनिक में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ जैसे बहुत पुरानी हाँ प्रॉब्लम जाने में तकलीफ होती है, लेकिन जैसे किसी को हाँ सिर दर्द है, किसी को आंखों में दर्द है, ये तो 100% उसी समय निकल जाता है। हाँ जी, ये थोड़ी क्रॉनिक है। हाँ जी। हाँ, तो क्रॉनिक में टाइम लगता है, इसीलिए 21 डेज हम लोग हीलिंग करते हाँ, हैं। नहीं मैं वो रोज डेली कर रही हूँ दीदी, है ना, डेली कर रही हूँ। ओके, तो चलिए सब लोग एक बार आंखें बंद कर लीजिए, जितने भी लोगों को दर्द है, जिनके 40% 50% था, एक बार सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। अभी उनका पूरा का पूरा दर्द निकाल देते हैं। आप देखिए जहां पे आपके दर्द था वहां से, उस जगह से काला काला धुआं निकल रहा है, सफेद कलर की रोशनी वहां आ रही है। और जिस जगह पे आपको पेन था वहां से काला काला धुआं निकल रहा है। देखिए जैसे अगरबत्ती में से काला धुआं निकलता है। देखिए काला धुआं निकल रहा है, और ये पूरी तरह से पूरी तरह से पूरी तरह से हाँ जी, आंखें खोलिए। बताइए 50% वाले कितने लोग हैं, किस किस का कहाँ तक रह गया, अब गया पूरा? बताइए। हाँ जी दीदी। हाँ दीदी, जिस घुटने में जा पे मैंने हाथ रखा था वो ठीक है, और दूसरे घुटने पे नहीं रखा था उसमें है। कोई बात नहीं, हाँ अभी वो एनर्जी सिर्फ वहीं पे डाली जहाँ पे आपने हाथ रखा। कल हाँ से हम हाँ वो जी। सीखेंगे कहाँ पे हाथ रखते हैं, वहां पे सब जगह से आपकी प्रॉब्लम जाएगी। नेहा दीदी, अनम्यूट कीजिए। थोड़ा तो रिलीफ मिला है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंसंट्रेशन और ये जो इमेजिन करना होता है ना इस तरीके से, वो कोई बात कंसंट्रेशन नहीं, नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, और किसने हैंड रेस किया था? संजय भैया, श्याम भैया, आपने भी हैंड रेस किया था, बताइए। दर्द मेरा कम हो हुआ है। गया है। दर्द कम हुआ है। कम हुआ है, पूरा नहीं गया, कितना बचा है? थोड़ा 15-20% बचा है अभी। ओके, बाकी गया। अस्सी जी जी। 80-85 गया। वेरी गुड। श्याम भैया, 50-50 या पूरा गया? 50 है, 50-50 है, ओके। देखो, जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो किसी की होता है ना, आज मेरे सिर में दर्द हो गया, आज मेरे दांत में दर्द हो गया, वो तो इमीडिएटली 100% निकल जाता है। और ये आप भी कर सकते हो। अटेनमेंट के बाद में आप लोग भी ये करना शुरू कर दोगे, ठीक है? सो ये ऊर्जा हमारे अंदर की है, हम इसे अपनी माँ की तरह मानेंगे। आपने अपनी माँ को बोला, वो सिर्फ आपकी आवाज से, आपके इंटेंशन से समझ जाती है, आपकी ऊर्जा से समझ जाती है। और वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको बताने की जरूरत भी नहीं है। वो आएगी, अपना काम करेगी और चली जाएगी। लेकिन आपको अपनी माँ के जैसा विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, कितने लोग हैं जो भगवान पे विश्वास करते हैं? सब लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, वेरी नाइस। अब मैं आपको बोल रही हूँ, आप 4 दिन के लिए कहीं जा रहे हो, आपको आउट ऑफ सिटी जाना है। आपके घर में जितना गोल्ड है, जितना कैश है, वो आपको क्या करना है? मंदिर के बाहर एक गड्ढा खोदना है,
उसके अंदर डाल के उसके ऊपर मिट्टी लगा के और चले जाना है भगवान को ये बोल के कि भगवान इसका ध्यान रखना। कितने लोग करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे ना? इसको हम विश्वास कहते हैं क्या? नहीं कहते। अगर मैं बोलूं कि आप अपनी माँ को ये सारा सामान देके चले जाना, तो क्या आप देके चले जाओगे? तो विश्वास कौन सा वाला करना है? माँ वाला, भगवान वाला नहीं करना है। ठीक है। हमें ये नहीं कह रही हूँ भगवान पे विश्वास करना बंद कर दो, मैं भी विश्वास करती हूँ। भगवान कौन है? हमारे भीतर की एनर्जी। मुझे खुद पे विश्वास है, मुझे अपनी एनर्जी पे विश्वास है। ठीक है। तो हमें क्या करना है? उस एनर्जी पे कैसा विश्वास करना है? अपने माँ के जैसा। कि आपको ये पता है कि अगर मैंने मेरी माँ को कुछ बोला तो वो साम दाम दंड भेद करके उसका सोल्यूशन निकाल के ले ही आएगी 100%। अगर आपको ये विश्वास हो गया तो ये एनर्जी आपके लिए मिराकुलस वो काम करेगी। अगर आपने विश्वास नहीं किया, देखो, आपको अपनी माँ के आगे सरेंडर करना पड़ेगा कि बोले माँ, मुझे नहीं पता क्या करना है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बस आप इसको ठीक कर दो, मुझे नहीं पता कैसे होगा, आप आओ और ठीक कर दो बस। जैसे अभी मैंने आपसे बात की, आपको वैसे ही अपनी माँ से बात करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। इतना तो कर लेंगे हम, तो समझ लो आप डॉक्टर बन चुके हो। आगे चलें? ठीक है, समझ में आ गया? आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपनी माँ को बोलना है कि माँ, मेरे ये काम है, आप इसको सिर्फ ठीक कर दो। आपको पता है कुछ भी अभी दीदी है नहीं, बहुत सारे मतलब पुराने लोग अभी नहीं है क्लास में, वरना पुराने सेशंस उठा के देखना, पुरानी रिकॉर्डिंग्स उठा के देखना, लोगों ने क्या क्या मिराकल्स किए। फर्स्ट सेकंड लेवल के लोगों ने कितने मिराकल्स किए। उन्होंने बारिश को रोक लिया। अब आप बोलोगे नेचर से छेड़छाड़ कैसे? नहीं, नेचर से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। सिर्फ आपने उतनी सी देर के लिए उनसे रियायत मांगी है, माँ बस मैं घर पहुंच जाऊं, बस इतनी सी देर बारिश को धीमी कर देना, बस मैं भीगू नहीं, घर पहुंच जाऊं, हो जाएगा। और फिर वो ऐसी बरसेगी, ऐसी बरसेगी, पूछो मत। वो पानी कहाँ जाएगा? नेचर से छेड़छाड़ थोड़ी ना करनी है। तो ऐसे मिरेकल्स कर रहे हैं लोग, आप भी कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको उसके ऊपर अपनी माँ के जैसा विश्वास करना पड़ेगा और खुद को सरेंडर करना है। मैं तुच्छ प्राणी हूं, मुझे कुछ नहीं आता जाता है, मुझे शरीर का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं डॉक्टर हूं, और ये सिर्फ आपकी कृपा से है, बस। इतना तो हम कर सकते हैं ना? अगर हमने ये करना सीख लिया, दैट मीन्स वो काम हो गया। डन। तो एनर्जी कहाँ जाती है? साइंस क्या कहती है? अगर अपन अब साइंस की बात करें तो आपको पता है एक रिसर्च हुई थी। रिसर्च में क्या हुआ था? रिसर्च में पता किया गया, यहाँ पे दो स्लिट्स लगाए गए कांच के, और यहाँ से एक एनर्जी, एक लाइट दी गई। ठीक है, यहाँ पे दो स्लिट लगाए, यहाँ से एक लाइट दी गई, और उसके ऊपर एक डिटेक्टर लगाया। वो डिटेक्टर क्या कर रहा था? उस डिटेक्टर का काम ये था कि उसको ये पता करना था इस कांच से इस कांच के बीच में, क्योंकि ये जो लाइट है ये इस कांच में गई और इस कांच से इस कांच के भी पार जा रही है, तो इस कांच के और इस कांच के बीच में ये क्या है। ठीक है, ये रिसर्च हुई थी। तो उन्होंने ये जाना कि जब तक ये यहाँ पर आई, यहां से लेकर यहां तक, ये बीच में क्या थी? तरंगे थी, वेव्स थी। ठीक है, तो हम बिल्कुल इसी उस पे काम करते हैं। हम क्या करते हैं? हम एक डिटेक्टर लगाते हैं। आप क्या करते हो? आपने जैसे ही डिटेक्टर लगाया, डिटेक्टर लगाते ही वो जो ऊर्जा है वो वेव्स बनती है और वहां पे पहुंचती है जहां पे आप भेजना चाहते हो। अभी मैंने क्या किया? मैंने वो ऊर्जा को आपके हाथ में रखा, वो ऊर्जा आपके हाथों से होती हुई आपके पीछे गई, यहाँ से आई, आपके दूसरे हाथ में आई, यहाँ से आपकी बॉडी में गई, वहां पर बहुत सारा प्रकाश हुआ। जैसे ही वहां पे प्रकाश हुआ, वो जो व्हाइट बॉल थी उसने सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच लिया, हमने उस बॉल को निकाला और फूंक मार दी। ये एनर्जी ट्रांसफर ट्रांसफर कैसे हुई? वेव्स के थ्रू हुई। ठीक है, तो हम जो एनर्जी सेंड करते हैं वो वेव्स के थ्रू जाती है। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है? वेव्स क्या है आपके, और डिटेक्टर क्या है? आपको कैसे पता चलेगा? वो डिटेक्टर है आपके इंटेंशंस। जहां पर आपके इंटेंशंस जाते हैं वहां पर एनर्जी बहना शुरू हो जाती है। आपके इंटेंशन इस जगह गए तो यहाँ पर वो एनर्जी बही और यहाँ से वो एनर्जी
आपने नेगेटिव निकाल करके फेंक दी। ठीक है, तो सबसे पहले हम उपचार करना देखते हैं कैसे करते हैं, फिर हम इसे डीपली समझते हैं। देखिए, उपचार के लिए आपको सिर्फ 3 बातें बोलनी होती है। प्रोसेस हम आगे समझेंगे, प्रोसेस में भी कुछ और भी है, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना सा समझना है कि हमें सिर्फ 3 शब्द बोलने हैं। अपने हाथों को इस तरह से कप बना करके ऊपर करना है और बोलना है, हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, या फिर मेरा उपचार करो, मेरा उपचार करो, मेरा उपचार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, इसमें कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, सिंपल सा इनविटेशन है। आपने अपनी माँ को याद किया, उनको अपना इंटेंशन दिया कि मेरा मेरा उपचार करो, और आपने उनको थैंक यू बोल दिया। आया समझ में? इतना सा हम कर सकते हैं। आपने क्या बोला? हे रेकी शक्ति, हे रेकी माँ, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मतलब आपने क्या किया? पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को यहाँ पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया और उस एनर्जी को इकट्ठा करके आपने यहाँ से बहाना शुरू किया कि वो मेरे यहाँ से होती हुई मेरी पूरी बॉडी में जा रही है और मेरे हाथों से निकल रही है। ठीक है, आपको सिर्फ 3 वर्ड्स बोलने हैं। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। डन, हो गई हीलिंग, इतना ही है बस। अब इससे हीलिंग कैसे होती है उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। टाइम वैसे हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर बाकी अपन कल करेंगे। अब ये उपचार होता कैसे है, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में बहुत सारी असीमित शक्तियों के भंडार हैं। देखो, पहले से साइंस की भाषा से समझते हैं। जैसे रिसीवर्स होते हैं, ठीक है, उस तरह से रिसीवर्स हमारी बॉडी में भी हैं। 114 एनर्जी सेंटर्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिन्हें हम चक्रास कहते हैं। अब उनमें से कुछ तो बहुत छोटे होते हैं, कुछ थोड़े बड़े होते हैं, और कुछ बहुत बड़े होते हैं। तो जो बहुत बड़े वाले हैं वो हैं हमारे मेन 7 चक्रास। ठीक है, जो सबसे बड़े होते हैं, और वो मेन 7 चक्रास जो हैं वो हमारे एनर्जी के सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे हर एरिया में ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है, उस तरह से हमारी बॉडी के अंदर 7 ट्रांसफॉर्मर्स हैं, 7 दादाजी हैं। ठीक है, आप ये मान के चलो 7 दादाजी। ठीक है, अब ये 7 दादाजी में 7 दादाजी जो हैं वो क्या है? हमारे एक एक घर के मुखिया हैं, है ना। 7 दादाजी हैं, 7 दादाजी के 7 परिवार हैं। अब उनके घर का मुखिया कौन है? दादाजी हैं। तो हमारी बॉडी में मेन जो है मुखिया कौन है? 7 दादाजी। अब अगर आप किसी को भोजन के लिए इनविटेशन देने जाओगे तो क्या सबको अलग 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 बोलोगे? क्या घर में 10 मेंबर्स हैं, आप क्या 10 जनों को अलग अलग बोलोगे हमारे घर खाना खाने आना? नहीं बोलेंगे। हम क्या करेंगे? हम दादाजी को बोलेंगे सिर्फ कि आप अपने परिवार के साथ में आइएगा। दादाजी ने बोला चलो सब लोग को चलना है, और दादाजी और सारे के सारे उनकी बात मान जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। तो हमारे जो मेन एनर्जी सेंटर्स है वो कौन है? 7, वो मेन है। उसके अलावा कितने हैं जो इनसे थोड़े से छोटे हैं? मतलब 7 दादाजी के कितने बेटे हैं? 48। और उन 48 के कितने बच्चे हैं? बाकी के सारे उनके छोटे 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 से बच्चे। तो हमें सिर्फ अपने 7 दादाजी को बोलना है, हर एक दादाजी को बोलना है। और उनमें भी सबसे बड़ा भाई कौन है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे बड़ा भाई, एक बड़ा भाई भी तो होगा ना। 7 दादाजी 7 भाई हैं, उनमें से एक दादाजी तो सबसे बड़े होंगे जिनकी सब सुनते हैं। ठीक है, तो वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम चक्रास के बारे में देखेंगे। तो आपको ये मानना है 114 चक्र हैं। 114 में से कुछ बहुत छोटे छोटे चक्रास हैं, कुछ थोड़े उनसे बड़े हैं जो कि 48 हैं, और उनसे भी बड़े कौन है? 7 है। तो 7 में मतलब एक फैमिली में जो बड़े लोग हैं वो 48 है, उसमें दादाजी भी इंक्लूडेड है, बाकी सब छोटे 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 बच्चे हैं। ठीक है, अब इसको एक तरीके से समझो कि एक बहुत बड़ा सा पाइप है। ठीक है, एक बहुत बड़ा पाइप है जो मेन पाइप है। आपके घर की टंकी होती है, उस टंकी से ना एक बहुत बड़ा सा पाइप आ रहा है,
उस पाइप के अंदर अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता आपके किचन में जा रहा है, एक आपके इस वॉशरूम में जा रहा है, एक दूसरे वॉशरूम में जा रहा है, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है। अब सपोज ऊपर से पानी आ रहा है और ये जो बड़ा पाइप है, अगर इसके अंदर कचरा फंस जाएगा तो क्या इन छोटे पाइपों में पानी जाएगा? नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेन पाइप का कचरा साफ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कचरा साफ करने के लिए क्या करेंगे, ड्राइनिक्स डालेंगे। ड्राइनिक्स क्या है? शक्तिपात। समझ आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा? नहीं। तो ये जो बड़ा पाइप है, इस बड़े पाइप का कचरा हम कैसे क्लीन करेंगे? शक्तिपात के थ्रू। ठीक है। अब शक्तिपात से क्या है, ये जो जमा हुआ गंदा सालों का कचरा है, जाने कितने जन्मों का कचरा है, आज का नहीं है, जन्मों का है, इस साल का नहीं है, जाने कितने जन्मों का जमा हुआ कचरा का है, इस बड़े से पाइप में फंसा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ड्राइनेक्स डालेंगे। तो ड्राइनेक्स क्या करेगा, उस बड़े से पाइप के कचरे को साफ कर देगा। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर देंगे पानी का, तो वो जो छोटे छोटे जो रास्ते जा रहे हैं ना, किचन का, बाथरूम का, उन सब में क्या है, जो थोड़ा थोड़ा कचरा फंस गया, हम उस पे क्या करेंगे, पानी का प्रेशर देंगे। तो पानी के प्रेशर से वो कचरा आगे जाएगा और वो पूरा का पूरा नल पाइप, पूरा का पूरा क्लियर है। पाइप क्लीन हो जाएगा। हम्म, यही करना है। ठीक है। 21 डेज जो आप करते हो, वो आप पानी का प्रेशर देते हो। तो पानी के, देखो, ड्राइनेक्स तो शक्तिपात में डल जाएगा। ड्राइनेक्स डलने के बाद में अब वो जो मेजर जो कचरा था ना, वो तो निकल गया। अब जो थोड़ा बहुत जो कचरा जमा हुआ है अभी भी, जो इन पाइपों में जमा हुआ है, उसको क्या करोगे, आप पानी का प्रेशर दोगे। तो पानी के प्रेशर से वो कचरा पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। फ्लैश आउट। ठीक है। हमें बस यही करना है अपनी बॉडी के साथ। क्लियर है सबको? यहां तक सबको समझ में आया? यस। रेकी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। हमें अपने लीवर को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देने। कौन अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कीजिए। हमें अपने लीवर को इंस्ट्रक्शंस नहीं देने, हमें अपने हार्ट को इंस्ट्रक्शंस नहीं देने, हमें अपने पेनक्रियास को इंस्ट्रक्शंस नहीं देने। हमें सिर्फ दादाजी को बोलना है, दादाजी अपने परिवार को लेके आ जाना, बस। वो सारे के सारे अपने दादाजी की बात मानते हैं, बहुत ओबीडियंट है वो भाई, वो बहुत ओबीडियंट है। लेकिन वो ओबीडियंट कब बनेंगे, जब आप पानी के प्रेशर से, मतलब जब आप उनको डांट के रखोगे, जब दादाजी उनको डांट के रखेंगे, तो वो सारे के सारे बहुत ओबीडियंट रहेंगे। लेकिन अगर दादाजी ने तो एक बार डांटा और दादाजी लीनियंट हो गए, फिर कोई नहीं सुनेगा। तो आपको क्या करना है, अपने दादाजी को स्ट्रिक्ट रखना है थोड़ा सा, सो दैट वो सब उनकी बात सुन सके। तो ये सब काम हमारी बॉडी में करते हैं। ठीक है। आपकी बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं। ये बड़ा वाला, ये बड़े एनर्जी सेंटर्स है, बड़ा पाइप है। हम इसमें शक्तिपात करते हैं, हम नहीं करते हैं, सॉरी, यूनिवर्स खुद एनर्जी खुद करती है, हम सिर्फ एक माध्यम है। तो आपका शक्तिपात होता है। शक्तिपात के थ्रू आपके एनर्जी सेंटर्स का कचरा बाहर निकलता है। देन उन एनर्जी सेंटर्स से वो जो कचरा है, वो जो एनर्जी है, क्योंकि अब वहां पे पानी बहना शुरू हो गया, वहां पे एनर्जी बहना शुरू हो गई। अब वो जो एनर्जी है वो आगे जाती है, उसको पुश करती है, आपके लिवर में जा रही है, हार्ट में जा रही है, सब जगह वो एनर्जी जा रही है। तो जैसे जैसे वो उसको बहना शुरू होएगी, वहां के ब्लॉकेजेस क्लीन होंगे, वहां से प्रॉब्लम निकलना बंद हो जाएगी। ठीक है। प्रॉब्लम आती क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। ब्लॉकेजेस कैसे क्रिएट होते हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। पहले हम समझते हैं कि ये एनर्जी सेंटर्स किस तरह से काम करते हैं। ठीक है। अब जो 7 चक्रास हैं, ये 7 चक्रास आपके पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि दादाजी हैं। ठीक है। आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, आपके हॉर्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, आपके थॉट्स को, आपके रिएक्शंस को, सबको कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, उन सब से कोऑर्डिनेट करते हैं। इसीलिए रेकी में हम पूरी बॉडी को कमांड नहीं देते, हम सिर्फ अपने 7 चक्रा सिस्टम को एड्रेस करते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है नाक की जगह नाक आनी है, आंख की जगह आंख आनी है, कान की जगह कान उगना है। वो बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है। इतना इंटेलिजेंट सिस्टम और कोई है ही नहीं, जो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, हमें बस उसके स्विचेस ऑन करने हैं। ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, रेकी में चक्रा पर कैसे, रेकी चक्रास पर कैसे काम करती है, रेकी चक्रास को ठीक करने नहीं जाती है, हम ठीक नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास में जाते हो, आपको सिर दर्द है, डॉक्टर आपको सिर दर्द की दवाई देता है, आप सिर दर्द ठीक कर लेते हो। चक्रास ऐसे काम नहीं करते। चक्रास क्या करते हैं, आपके रूट तक जाते हैं। आपके सिर दर्द हुआ तो क्यों हुआ, सिर दर्द होने का कारण क्या, आपकी टेंशन थी या आपका गलत खाना था। अगर आप देख लेना, कभी भी टेंशन होगी ना, आपका पेट गड़बड़ा जाएगा, आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। या फिर अगर आपका पेट खराब होगा ना, तो सीधा आपको गैस सिर में चढ़ जाती है, आप बोलते हो कि आज गलत खा लिया था और उसकी गैस सीधा सिर में चढ़ रही है, होता है ना। और कई बार आपको कोई टेंशन हो जाएगी तो आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, आपका पेट गड़बड़ करने लग जाता है। तो बेसिकली हमारे चक्रास खराब नहीं होते, वो थक जाते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं। रेकी क्या करती है, उनके ब्लॉकेजेस को क्लीन करती है। जैसे जब बिजली ओवरलोड हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाती है, उसको रीसेट की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी को भी रीसेट की जरूरत होती है, और रेकी इज द बेस्टेस्ट टूल टू रीसेट योर सिस्टम। ठीक है। तो ऊर्जा का सबसे पहला रूल क्या है, जहां पर आपके इंटेंशंस जाते हैं वहां पर एनर्जी बहना शुरू हो जाती है। लाइफ में प्रॉब्लम्स कब आती है, जब हमारे चक्रास में प्रॉब्लम होती है। चक्रास में प्रॉब्लम कैसे आती है, वो फिजिकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये ब्लॉकेजेस हैं। अब वो चाहे आपकी बॉडी का डिस्कम्फर्ट हो, आपकी नींद की प्रॉब्लम हो, लिवर में डैमेज हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, कैंसर हो, कोई केमिकल की डेफिशिएंसी हो, ये सब का कारण क्या है, आपके मेन 7 चक्रास। अगर आपके 7 चक्रास ठीक है तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर वहां पर ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब ब्लॉकेजेस कैसे ठीक होते हैं, ब्लॉकेजेस कैसे क्रिएट होते हैं, सबसे पहले ये समझो कि ब्लॉकेजेस कैसे क्रिएट होते हैं, हम बीमार क्यों होते हैं, उसकी जिम्मेदारी हम किसकी होती है, हमारी खुद की होती है। मैंने जैसा भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हम बीमार होते हैं हमारे थॉट पैटर्न से, हमारे पुराने बिलीफ से, हमारे डर से, हमारे गिल्ट से कि मैंने ऐसा कर दिया, या फिर आपके इमोशंस जो आपको ब्रेक थ्रू मिलता है कई बार इमोशंस की वजह से, उसकी वजह से हम बीमार होते हैं, या फिर होते हैं हम हमारे खान पान की वजह से। ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपनी आदतों को बदलते हैं, हमारी लाइफ से ये प्रॉब्लम्स जाना शुरू हो जाती है। मैंने क्या बोला आपको, रूट कॉज, 2 रूट कॉज पे काम करना होगा। आपकी सिर्फ 2 रूट कॉज, आप बोल रहे हो कि दीदी मुझे तो थायराइड भी है, मुझे तो पेट भी दर्द रहता है, मेरा तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा नहीं है, और मेरे को मनी की भी प्रॉब्लम है, मेरे रिलेशनशिप भी ठीक ठीक नहीं है। तो अब क्या आप एक एक डॉक्टर के पास एक एक जाके दवाई लोगे, नहीं। मैंने क्या बोला, हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज 2 है। अभी हाल फिलहाल 2 रूट कॉज है जिन पर हम काम करेंगे। पहला है आपके एनर्जी सेंटर्स, दूसरा है आपका बिलीफ सिस्टम। ठीक है। अगर आपने इन 2 चीजों पर काम कर लिया, सारे के सारे सब लाइन पे आ जाएंगे। दादाजी को सिर्फ एक बार चिल्लाने की जरूरत है, अगर दादाजी चिल्ला दिए तो सारे बच्चे लाइन पे आ जाते हैं। बस हमें सिर्फ दादाजी को स्ट्रिक्ट बनाना है। दादाजी के अंदर कोई दिक्कत, दादाजी के कंफर्ट जोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, दादाजी कंफर्टेबल रहने चाहिए बस। दादाजी के कंफर्टेबल रहने का मतलब है दादाजी की एनर्जी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। अगर दादाजी की एनर्जी ब्लॉक है तो काम खराब है। लेकिन अगर दादाजी कंफर्ट जोन में है, मस्त, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके एनर्जी सेंटर्स अच्छे से मजबूत है। समझ आया प्रॉब्लम कहाँ से आती है और उसको हील कैसे करना है। हाँ जी पूछिए, पूछिए पूछिए। टू रूट कॉजेज क्या है, टू रूट कॉजेज क्या बताया आपने, एनर्जी सिस्टम, और सेकंड क्या था, आपका बिलीफ सिस्टम, बिलीफ आपका सिस्टम, ठीक है। सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है, आपका जो बिलीफ बन गया है वो। ठीक है। तो चलो इस टॉपिक को मैं खत्म कर देती हूँ, हालांकि टाइम हो गया है। और ऐसा नहीं है, मैं टाइम एक्स्ट्रा लेती हूँ, हमेशा लेती हूँ, क्योंकि जब तक मेरा टॉपिक खत्म नहीं होता मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो इस चीज को कर लेते हैं, कल से हम चक्रास और ऑरा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम कहाँ से आती है, हम गलत खाना खाते हैं, हमें खाने के नियम नहीं पता। आपको पता है चिड़िया रात को शाम होने के बाद में खाती नहीं है, गाय रात को शाम होने के बाद में खाती नहीं है। हम क्या करते हैं, हमने अपने पेट को डस्टबिन समझ रखा है, हम कोई नियम फॉलो नहीं करते। ठीक है। हमें अभी दूध भी पीना है,
जब हम उपवास करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि अब आज तो मैं एक टाइम खाऊंगी, तो मैं ड्राई फ्रूट्स भी लेके बैठ जाती हूँ, दूध भी लेके बैठ जाती हूँ, फ्रूट्स भी लेके बैठ जाती हूँ, रोटी भी ले लेती हूँ, 3 तरह की सब्जी भी होनी चाहिए, और पूरी थाल सजा करके बैठेंगे और फिर बोलेंगे आज मैंने एक टाइम खाना खाया है। नहीं, हमें पता ही नहीं है हमारे बॉडी के रूल्स क्या हैं। हमें अपने रूल्स पता होने चाहिए। हमारे रूल्स क्या होते हैं कि जब आपको भूख लगती है तभी खाना खाना है। अब आप बोलोगे कि दीदी हमारा तो ऑफिस रहता है, हमारा तो ऑफिस में फिक्स टाइम है, तो फिक्स हो गया ना वो टाइम आपका, लंबे टाइम से एक टाइम फिक्स है, ठीक है, उस टाइम पे आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि बोले अब टाइम हो गया है मेरा, तो भूख लगे तो खाना खाना है, प्यास लगे तो पानी पीना है। ये नहीं कि आपने एक जग भर के पानी पी लिया, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, रुक रुक के पीना है, प्यास लगे तभी पीना है। ये नहीं कि गटक लो पूरा एक साथ ही, नहीं। ठीक है, तो पहला, भूख लगे तो खाना खाओ, प्यास लगे तो पानी पियो, नींद आए तो सो। अब आप बोलोगे हमें तो रात को 1 बजे तक नींद नहीं आती, लेकिन हम सुबह 8 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं। आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो, रात को अपने आप नींद आने लग जाएगी। तो हमें 10 बजे, अब आप बोलोगे दीदी ये मत बोलो, ठीक है मैं नहीं बोल रही हूँ, 10 बजे के बाद हमें नहीं जागना चाहिए, 10 बजे बाद सो जाना चाहिए, लेकिन क्लास के लिए जगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी टाइम पे सब लोग फ्री होते हैं, नो ऑप्शन। तो भूख लगे तो भोजन करना है, प्यास लगे तो पानी पीना है, नींद आए तो सोना है, और जब आपको इमरजेंसी हो तो ही आपको वॉशरूम जाना है रिलीज करने के लिए, वरना नहीं जाना है। ये 4 नियम हमें फॉलो करने चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, हमें न्यूज़पेपर के पढ़े बिना सुबह फ्रेश नहीं होती, तो जब तक न्यूज़पेपर नहीं आएगा तब तक हम जाएंगे नहीं, और जैसे ही न्यूज़पेपर आता है हम सीधा अंदर। चाय पीते हैं, चाय पिए बिना होती नहीं है, चाय हम 7 बजे पी लेंगे तो 7 बजे वॉशरूम में चले जाएंगे। चाय हम संडे वाले दिन 10 बजे पियेंगे तो हम 10 बजे वॉशरूम में चले जाएंगे, उसके पहले आएगी ही नहीं। ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो किसी चीज को मोहरा मत बनाओ कि ये होगा तो ही ऐसा होगा, नहीं, आए तो ही जाना है, ठीक है। 2 दिन नहीं जाओगे, तीसरे दिन तो जाओगे। करके तो देखो, छोड़ के तो देखो, उस चाय को, उस पेपर को छोड़ के तो देखो, आएगी वो। रुकेगी नहीं, जाना तो पड़ेगा। तो जब आए तब जाओ, ये नहीं कि जबरदस्ती जाके बैठे और आधे घंटे तक बैठे हैं वहां पे, पूरा पेपर पढ़ लिया अच्छे से, अब नहीं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के 4 नियम है जो हमें फॉलो करने हैं। दूसरा, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसे हम हील करेंगे, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी आपको कुछ नहीं करना है। अभी आपको आपके बिलीफ सिस्टम कैसे क्लियर होंगे, वो ऑटोमेटिक होंगे जब आप अपने एनर्जी सेंटर्स को क्लीन करना शुरू कर दोगे, वो ऑटोमेटिकली होना अपने आप शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप खुद देखोगे कि आफ्टर 21 डेज आपका गुस्सा, आपकी एंजाइटी, आपका छोटे मोटे इश्यूज, ये सब 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 पूरे निकल जाएंगे। क्लियर है? तो अब हम कल पढ़ेंगे चक्रास के बारे में। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, बताइए। मेन थ्योरी आपकी कल शुरू होगी। ये 2 दिन की क्लास सिर्फ आपके बिलीफ सिस्टम में ये बिठाने के लिए था कि रेकी क्या है, कैसे काम करती है, करती भी है नहीं करती है, इसको अपनी माँ समझना है, वो आपके लिए काम करेगी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? मेरा ये क्वेश्चन है कि फिजिकल हीलिंग और मेंटल या इमोशनल हीलिंग में भी डिफरेंस होता है, तो उनकी प्रोसेस भी अलग होती है? नहीं, हाल फिलहाल अभी आप जब करोगे, जब एक देखो, हमें सिर्फ एक दवाई खानी है, ठीक है। वो एक दवाई आपके मेंटल, आपके इमोशनल, आपके फिजिकल, आपके स्पिरिचुअल सारी चीजों को हील कर देगी। सिर्फ एक दवाई है वो। अगर आपको अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेनी है तो वो दवाई तो खानी पड़ेगी। वो दवाई नहीं खाते हो तो बनते रहो वो वाला कागज जिस पे लोग समोसा रख के खा लेते। चॉइस इज योर्स, ठीक है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? दीदी कल प्रोग्राम में जाना, मेरे फंक्शन में जाना राखी का, तो कल अटेंड नहीं करूँ तो क्या कर सकती हूँ? अरे जाके आओ आंटी, मस्त होके घूम के आओ, मस्त राखी बना के आओ। रिकॉर्डिंग सुन लो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग सुन लेना चलेगा? परसों, लेकिन ज्वाइन करना ही करना है। और कल की रिकॉर्डिंग आपको सुननी ही सुननी है, क्योंकि कल मैं आपको सिंबल्स देने वाली हूँ, उन सिंबल्स की प्रैक्टिस आपको अट्यूनमेंट से पहले करनी ही करनी है।
ठीक है, ठीक हुआ है, तो मैं तो आऊंगी, कल आप, अगर बाई चांस लेट हो गया तो फिर इसलिए। हाँ, तो कल आप मस्त एंजॉय करके आओ, लेकिन आने के बाद में क्लास अटेंड कर लेना, सुन लेना। हाँ ठीक है दीदी, ठीक है, थैंक यू। चलिए। और मेरे बेटी को घुटने का अभी प्रॉब्लम हो गया, 2 महीने से उसका घुटना खिसक अरे आप गया खड़े रुको खड़े। आंटी, आप खुद ही कर दोगे ठीक, क्यों टेंशन नहीं, लेना आप है? हील कर सकते हो क्या उसको? मैं क्यों करूंगी, आप करोगे, आप सीख रहे हो, आप डॉक्टर हो। वो तो दूर रहती ठीक है है, ना, हम कर सकते हैं। अभी आप नहीं कर यहाँ से सकते, दूर है थोड़ा। सॉरी। कर लेंगे, कर हाँ लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है दीदी, चलिए, थैंक यू। डन, ओके। आज के लिए डन। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हो तो लिख लीजिएगा। कैसी क्लास है, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो आप लोग। अब पता नहीं समझ में आता है नहीं समझ में आता है, सब कुछ ऊपर से निकल जाता है। हाँ कल्पना दीदी बोलिए। हाँ दीदी, मेरे हाथ में खाली बहुत चढ़ जाती है। आप बोले ना राइट हैंड से करना, तो फिर कैसे करे? क्या होता है हाथ में? वो खाली चढ़ती है ना, मतलब मतलब समझ नहीं आया। वो भारीपन हो जाता है ना हाथ में। सो जाता है? हाँ वही। तो सुला दो उसको, कोई बात नहीं। लेकिन फिर वो नौकर वाली हम गनते हैं तो एक गन पाती, फिर गन ही नहीं पाती। वैसे काम कुछ करना है तो अभी नहीं होता, हो इतना जाएगा, भारीपन हो जाता टेंशन। जब ऊर्जा आपके उसी हाथ में बहने लगेगी तो भारीपन कहाँ टिकेगा, बताओ आप। है। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलिए एक बार ओम 3 बार शांति से ओवर करते हैं क्लास को। लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम। शांति ही, शांति ही, शांति शांति शांति। शांति। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, गुरुओं की ऊर्जा, एंजल्स की ऊर्जा, स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी लोग क्लास में उपस्थित हुए थे उन सबको, उनके परिवार को, उनके माता पिता को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को और स्वयं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जय जय। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 2 मिनट रुक जा। मुझे लगा आप मुझे बोल रहे हो, एक मिनट रुक जाओ, बंद मत करना हाँ क्लास। 2 मिनट रुक जा। चलो ठीक है, क्या गुड हुआ? नाइट, ओके, बाय गुड बाय, नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, शुभ गुड नाइट, रात्रि, आत्मा प्रणाम, शुभ जय रात्रि। जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।